ग्रैंडफादर को, जो कि वनवी से कह रहा होता है कि यंग क्लैन का पैट्रियार्च, अगर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे रियल फादर को जानता हूँ। तुम्हें इस बात के ऊपर गौर करनी चाहिए कि तुम्हारा लास्ट नेम वह सोहो क्यों है। वनवी अपने ग्रैंडफादर को बताने लगता है कि उसकी मदर ने यंग क्लैन के पैट्रियार्च सोहो क्लैन में जाकर शादी कर ली थी। यही कारण था कि जिसकी वजह से मैं अपने लास्ट नाम सोहो यूज करता हूँ। वह मेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं था। वह उस समय पर प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने मेरी मदर से शादी की थी। भागते समय मदर ने जाकर यंग क्लैन के अंदर जाकर शरण ली थी। मुझे जन्म देने के लिए और मुझे पालने के लिए उन्होंने 2 एख्यों से शादी कर ली। हालांकि उसे फेम किया गया था कि वह प्रेग्नेंट थी पैट्रियार्च के द्वारा। ग्रैंडफादर इसे सुनते ही कहने लगता है, तो अब मैं इसके बारे में समझ गया। मुझे अभी तक इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता है कि जो मैं जानता हूँ और जो तुम्हारे साथ हुआ है उस सब के बीच में एक बड़ा अंतर है। मैं जानता हूँ कि आखिर तुम्हारे असली फादर वह कौन है। इसे सुनते ही वनवी वह थोड़ा सा खुश हो जाता है। ग्रैंडफादर वनवी को बताने लगता है कि उसका नाम रूथलेस डिवाइन विंड जिन सियोंग बैक है। वह जोंग युआन के 8 मार्शल मास्टर्स, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनमें से एक है। साथ ही विंड क्लैन के 8 फ्लाइंग लीडर्स में से एक है। ड्रिल फेरी जैसे इस बात को सुनती है तो वनवी से कहने लगती है, वनवी क्या इसने कहा कि 8 मार्शल मास्टर्स में से एक? तुम तो अपने मुंह के अंदर सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। इसके बाद ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो कि वनवी से कहने लगता है, यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात रही होगी। क्या तुम अपने फादर से नाराज हो? वनवी इस बात को सुनते ही कहने लगता है, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। जब वह इतना ज्यादा पावरफुल था तो फिर आखिर उसने मेरी मदर की सेफ्टी क्यों नहीं की? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उन्होंने तुम्हें यहाँ से क्यों नहीं बचाया। क्या मेरे फादर वह केवल अपने लिए ही जीते थे? ग्रैंडफादर इस पर वनवी से कहने लगता है, तुम्हारे फादर वह बिल्कुल भी ऐसे शख्स नहीं है। वह उस समय पर कोई लीडर नहीं थे। उन्होंने सेक्ट की रक्षा करने के लिए अपना सबसे बेस्ट दिया है, लेकिन इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्हें ब्लड कल्ट के वंशज का कगार दिया गया था। के अलावा मेरे बच्चे मुझे यहाँ पर छोड़ा नहीं गया था। वनवी जैसे इस बात को सुनता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, तो क्या इसका मतलब रिबल फैक्शंस या फिर इविल मून स्वॉर्ड उसकी वजह से आप यहाँ पर बंद नहीं है? ग्रैंडफादर इस पर कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं था। पास्ट में मुरी मेलेंस के पास एक कंडीशन थी कि वह अनरिबल फैक्शंस को अपना इकलौय बना ले, लेकिन हालत यह हो गई कि इससे पूरा सेक्ट वह पूरी तरह से तहस नहस हो गया। मैं अनरिबल फैक्शन से बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन मेरे पीछे से मेरे ऊपर स्वॉर्ड की बौछार कर दी गई। इसकी वजह से मैं नीचे नदी में गिर गया और इसी वजह से अब मैं यहाँ पर हूँ। मैंने सोचा कि मैं मारा जाऊंगा। वनवी से पूछने लगता है, तो फिर आगे क्या हुआ था? ग्रैंडफादर इस पर बताने लगता है कि मुझे यहाँ पर जोहो जेहे ने बचा लिया। वह अभी हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह पढ़ाई करता हो ऑल हीलिंग डिवाइन फिजिशियन की। ऐसा लगता था जैसे कि वह उसका ब्रदर हो। वे जैसे इस बात को सुनता है तो अपने कहने लगता है, ऑल हीलिंग डिवाइन फिजिशियन का मार्शल ब्रदर, तो वह जरूर डिवाइन फिजिशियन की तरह काफी ज्यादा महान रहा होगा। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को बचाया जो कि गंभीर रूप से घायल था, यहाँ तक कि उसके पास ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी। मैंने भी यह दूसरे लोगों से सुना था। रिबल फैक्शंस का यह मानना है कि वह सारे लोग मारे जा चुके हैं। ग्रैंडफादर आगे वनवी से कहने लगता है, खैर यह समझ में आता है कि इतनी ज्यादा गंभीर चोट लगने के बाद मैं इस रिवर के अंदर गिर गया। इसकी वजह से यह बात समझ में आती है कि कोई भी इसके बारे में नहीं समझेगा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। मुझे यकीन है कि उन सभी लोगों ने तुम्हारी मदर के लिए भी यही सोचा होगा। मैंने भी तुमसे मिलने से पहले यही सोचा था कि वह मारी जा चुकी थी। अगर मुझे इसके बारे में पता होता कि वह जिंदा है तो मैं उसे ढूंढने की जरूर कोशिश करता। ग्रैंडफादर वनवी से कहने लगता है, इस घटना के होने के बाद मैंने इसके बारे में सुना था कि तुम्हारे फादर ने फिर कभी शादी नहीं की। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं लगता कि अगर वह तुम्हें देखेगा तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाएगा? वनवी जैसे इस बात को सुनता है तो अपने कहने लगता है, यहाँ तक कि मेरी मदर ने भी दोबारा शादी कर ली थी लेकिन उसने नहीं की। फिर फैरी वनवी से कहने लगती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर वह इस तरह का होगा। मैं तो सोच रहा थी कि वह भी बिल्कुल तुम्हारे वो एक्योन की तरह ही होगा, लेकिन वह तो सचमुच तुम्हारी मदर से काफी ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हेवन स्वॉर्ड वनवी से कहने लगता है कि वह व्यक्ति कितने ज्यादा वफादार था। वनवी तुम्हें इसे एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। वनवी इस पर हेवन स्वॉर्ड से पूछने लगता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? हेवन स्वॉर्ड इस पर वनवी से कहने लगता है, हाँ सोंगवान एक ऐसा व्यक्ति है जो नैतिक रूप से काफी ज्यादा ईमानदार है। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस के अंदर भी उसके जैसे किसी व्यक्ति ने तुम्हारे फादर को अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया है। वह आज भी उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करता है। तो फिर आखिर एक बार तुम अपने फादर के ऊपर विश्वास करने की कोशिश क्यों नहीं करते? वनवी इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, मैं उससे एक बार जरूर मिलूंगा।
ताकि मुझे कम से कम सच्चाई के बारे में तो पता लग सके। और क्या वह पिछले 20 सालों से मेरे और मेरी मदर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था? और साथ ही इसके शैडो मून क्रेन सेक्ट के साथ आखिर क्या हुआ था? लिटिल फेरी इस पर वनवी से पूछने लगती है, लेकिन आखिर तुम इतने ज्यादा गंभीर क्यों लग रहे हो? वनवी इस पर कहने लगता है कि यह एक बड़ी समस्या है। मेरे पिछले जीवन की यादों के हिसाब से अनरिवील्ड फैक्शन वह जल्द ही अनाउंसमेंट करेगा। जिन जियोंग वैक वह मारा जा चुका है। चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मुझे यहाँ से 1 महीने के अंदर निकलना होगा, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जो भी काम करने हैं उस सब की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। मुझे अपने फादर की मृत्यु को होने से भी रोकना है, और इसके अलावा कांग वू को एक प्रॉपर मेडिसिनल डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। और यही बात लागू होती है ग्रैंडफादर के ऊपर। इसके बाद वनवी अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ग्रैंडफादर इस पर वनवी से कहने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो तुम पूछ सकते हो। वनवी अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मुझे काफी ज्यादा देर हो गई है यह बताने में, लेकिन मैं दूसरों की तरह यहाँ पर उसी कारण से नीचे नहीं गिरा हूँ। ग्रैंडफादर इसे सुनते ही वनवी से कहने लगता है, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि वह इविल मून स्वॉर्ड, क्या तुम उसकी वजह से यहाँ पर नहीं आए थे? वनवी कहने लगता है, उससे ही कुछ मिलता जुलता। ग्रैंडफादर इस पर वनवी से कहने लगता है, अब मुझे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि इसका जरूर कोई बेकार कारण ही होगा। वनवी अपने मन में इस बात को सुनते ही सोचने लगता है, क्या मेरा यह बताना बिल्कुल ठीक होगा कि मेरा यहाँ पर नीचे आने का कारण यह था कि वह इस बात के लिए हामी भर दे कि मैं उनकी लड़की से शादी कर सकता हूँ। इतने में दिखाया जाता है वहां पर एक शख्स को, जो कि वनवी को आवाज देता है और उसे कहने लगता है, मिस्टर सो, यहाँ पर एक दिक्कत है। लेकिन जैसे ही वह वोलनोह को देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह वोलनोह के पास आकर वोलनोह से कहने लगता है कि तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा चिंता कर रहा था। वोलनोह इस पर उस शख्स से कहने लगता है कि यह सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत है, अब बताओ आखिर दिक्कत क्या थी? वह शख्स वनवी को बताने लगता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में याद है, 3 दिनों पहले तो एकदम से शोर सुनाई दिया था। वह शोर इतना ज्यादा तेज था कि कंपन पैदा हो गई थी। मैंने सोचा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वहां पर कहीं से पानी भर गया। वनवी इस पर कहने लगता है कि तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है कि वहां पर पानी भर गया था? वह शख्स वनवी से कहने लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि जिस स्पीड से वहां पर पानी भरता जा रहा है, अगले 2 दिनों में यहाँ पर भी पानी भर जाएगा। वनवी ऊपर केव की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि इन लोगों ने अंदाजा लगाया है कि 2 दिन में पानी यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि मैं तो यह भी नहीं जानता कि यहाँ से कैसे निकलूं, यह काफी ज्यादा बेकार है। के बाद वनवी अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि चलो यहाँ से कहीं ऊंची जगह पर चलते हैं। पर ग्रैंडफादर कहने लगता है, तुमने बिल्कुल ठीक, हम यहाँ पर इस तरह से हाथ के ऊपर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते। उसके बाद वह शख्स वनवी से कहने लगता है, क्या आप यहाँ से जोह जेहे के उस टोकन को नहीं लेने वाले हो? क्या आपने इसके बारे में नहीं कहा था कि अगर तुम इसके टोकन को ले लेते हो तो उसे ऑल हीलिंग डिवाइन फिजिशियन को दिखाएंगे, वह जरूर ही इससे तुम्हारी डेंटियान को फिर से रिवाइव कर देगा। वोलनोह इस पर उस शख्स से कहने लगता है, इसे छोड़ दो, आखिर कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है? वनवी इसे सुनते ही वोलनोह से कहने लगता है, ग्रैंडफादर, अगर यह वादा सच्चा था तो आपको इसे उठा लेना चाहिए। मेरा डेंटियान भी डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन ऑल हीलिंग डिवाइन फिजिशियन ने उसे फिक्स करने में मेरी मदद की थी। वोलनोह जैसे इस बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और वनवी से कहने लगता है, क्या यह बात सच है? जिस पर वनवी भी हाँ में जवाब देता है। वोलनोह इस पर कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे लगता है कि अब मैं भी अपने डेंटियान को फिर से पा सकता हूँ। के बाद वनवी के साथ साथ वह सारे लोग, वह सभी उस केव से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। वहां से जाते हुए एक शख्स वनवी से कहने लगता है, मिस्टर सोहो, क्या आपके पास यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता है? इस पर वनवी कहने लगता है कि मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे भी इसे देखना होगा। जैसे जैसे वह लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वोलनोह कहने लगता है, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी औरत की आवाज आ रही है? इतने में उन्हें सामने से आवाज आती है कि क्या है, रास्ता सही है? अगर तुम फिर से झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसके बाद कोई और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यह पूरी तरह से सच है। वह होती है मिस सामा, जो कि किसी से कह रही होती है, अगर तुमने फिर से मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो इस बात को याद रखना कि मैं तुम्हारे दोनों कानों को काट दूंगी। इस पर उसके साथ में कोई और शख्स था जो कि कह रहा होता है, मैं इसके बारे में समझ गया, वैसे भी मैं अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। वनवी भी दूर से इनकी आवाजों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, यह आवाज तो कहीं जानी पहचानी है, मुझे लगता है कि यह आवाज यह मिस सामा की होनी चाहिए। इतने में सचमुच सामा दूसरी तरफ से एक पत्थर से छिपकर वनवी को ही देख रही होती है और वनवी को आवाज देती है। मिस सामा तुरंत ही यंग मास्टर कहते हुए वनवी की तरफ दौड़ती हुई चली आती है। सामा जैसे ही वनवी के पास आती है उससे कहने लगती है, आखिर यह तुम्हारी पीठ के पीछे यह कौन है?
नहो वनवी से पूछने लगता है, आखिर यह यंग लेडी, आखिर यह कौन है? इतनी खूबसूरत यंग लेडी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वनवी इस पर अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि मैं आपसे इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, यह सामा योंग है। सामा भी जैसे ही ग्रैंडफादर का नाम सुनती है उसे कुछ समझ में नहीं आता। ग्रैंडफादर जैसे ही सामा योंग का नाम सुनता है तो हंसते हुए कहने लगता है, तो तुम सामा क्लैन की डॉटर हो? वनवी अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि वह इविल मून स्वॉर्ड सामा चेक की डॉटर है। ग्रैंडफादर जैसे ही सुनता है इविल मून स्वॉर्ड की डॉटर, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। दूसरी तरफ से मिस सामा वह भी वनवी के ग्रैंडफादर को ग्रेट करती है और वो नोह से कहने लगती है कि मैं आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ होने वाली हूँ। ग्रैंडफादर जैसे इस बात को सुनता है तो वह और भी ज्यादा चौंक जाता है। वनवी इस पर सामा से कहने लगता है कि हम अभी तक उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, यहाँ तक कि हमने तो अभी तक एक दूसरे को डेट भी नहीं किया है। सामा इस पर वनवी से कहने लगती है, लेकिन तुम्हें पहले ही फादर की तरफ से अनुमति मिल चुकी है। वनवी इस पर सामा से कहने लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए था, इसके अलावा मैंने अभी तक मिशन को भी कंप्लीट नहीं किया है। वो इसी तरह से बात कर रहा होता है, इतने में लिटिल फेरी वनवी को आवाज देती है और उसे कहने लगती है, सबसे पहले तुम्हें अपने ग्रैंडफादर उसे एक बार देखना चाहिए। और दिखाया जाता है इविल मून स्वॉर्ड का नाम सुनते ही ग्रैंडफादर की हालत में सचमुच पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे एक जोरदार सदमा लगा हो। और उसी सीन से शुरू होती है जहां पर वनवी ने वोल नोह को सब कुछ बता दिया था कि आखिर वह कैसे सील्ड फॉरेस्ट वैली के अंदर पहुंचा है। वोल नोह इस सब को सुनते ही वनवी से कहने लगता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमने सामा चेक से परमिशन मांगी, उसकी वजह से उसने तुम्हें इस जगह पर आने के लिए कहा? वनवी इस पर वोल नोह को बताने लगता है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह फैसला उसका खुद का था। वोल नोह इस पर वनवी से कहने लगता है, लेकिन आखिर इसका मतलब क्या बनता है, यहाँ पर तुम मर भी सकते थे। उसी तरफ से सामा जो कि वोल नोह की बातों को सुन रही होती है तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाती है और वोल नोह से कहने लगती है, आपने बिल्कुल सही कहा, यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है, मेरी वजह से ही फादर ने मिस्टर वनवी को इतना ज्यादा भयंकर काम करने के लिए कहा। सबके लिए फादर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वनवी वोल नोह को बताने लगता है कि इस सब का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि वह मुझे हमेशा ही इस जगह पर बंद रखकर रखना चाहते थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं अगर 1 महीने तक यहाँ पर सरवाइव कर लेता हूँ तो मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। इसी वजह से मैंने इस जगह पर आने का फैसला किया था। उनवी इसके बाद आगे कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। सामा इस पर पूछने लगती है, आखिर क्या दिक्कत है? उनवी इस पर बताने लगता है कि इस जगह पर पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। जिस स्पीड से इस केव के अंदर पानी बढ़ता जा रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि 2 दिनों के अंदर यह पूरी केव पूरी तरह से भर जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि महीना पूरा होने से पहले ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम ऐसे सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुमने सच कहा? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि अब हमारा यहाँ पर रुकना पूरी तरह से बेकार है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकते कि यहाँ पर एक ऐसा खतरा आ गया है जिसके लिए तुम भी कुछ नहीं कर सकते। फादर ने तुम्हारे लिए कहा था कि तुम्हें 1 महीने फील्ड फॉरेस्ट वैली के अंदर रहना है, लेकिन यहाँ पर तो पानी बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लिटिल फेरी इस बात को सुनते ही उनसे कहने लगती है, लेकिन आखिर यह इस बात को सुनने के बाद इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है? सामा वनवी से कहने लगती है, तो फिर चलो हम यहाँ से चलते हैं। इस पर वोल नोह के साथ साथ वनवी दोनों ही सामा से पूछने लगते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? सामा इस पर पीछे मुड़ जाती है और वनवी से कहने लगती है, बिल्कुल मेरे साथ आओ। आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है कि मैं इस जगह पर कैसे आई? के बाद सामा वनवी को लेकर उस केव की एक तरफ जाने लगती है और कहती है, हम लगभग वहां पर पहुंचने वाले हैं। वनवी आगे जाते हुए सामा से पूछने लगता है, मिस सामा, लेकिन आखिर आप अकेली जगह पर क्यों हो? सामा इस पर कहने लगती है, क्या तुम सचमुच इसके बारे में नहीं जानते? मैं तुम्हें देखने के लिए इस जगह पर आई हूँ। फादर कुछ देर के लिए बाहर गए थे, इसी वजह से मैं चुपके से इस जगह पर आ गई। वनवी इस पर कहने लगता है, तुम्हारे फादर, लेकिन आखिर वे कहाँ चले गए? सामा को वनवी को बताने लगती है कि एक अनजान शख्स एकदम से ही इस वैली के नीचे से बाहर निकला था। वनवी से सुनते काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है, तो क्या वह वही शख्स हो सकता है? वनवी टेलीपैथी के थ्रू सामा से पूछने लगता है, क्या मैं उस शख्स के बारे में जान सकता जो कि इस वैली के अंदर से बाहर निकला था? सामा टेलीपैथी सुनते ही अपने मन में कहने लगती है, क्या तुम्हारी एनर्जी वापस आ गई? इस पर वनवी कहने लगता है, इस सब का जवाब मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, सबसे पहले मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ, क्या उसकी आंख वह गोल्डन थी? सामा इस पर कहने लगती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वनवी जैसे इस बात को सुनता है तो अपने मन में उसी शख्स के बारे में सोचने लगता है और कहता है, मैं जानता था, मुझे लगता है कि केव के अंदर पानी भर रहा है, क्योंकि जब वह इस जगह से बाहर निकला होगा तब उसने दीवारों को कुछ ज्यादा ही डैमेज कर दिया होगा।
लिटिल फेरी भी उस शख्स के बारे में कहने लगती है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह कोई इंसान है? वह तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर था। वह इस पर लिटिल फेरी से कहने लगता है, उसकी ताकत को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन खैर, सामा चेक का उस व्यक्ति से सामना हुआ था। इसके बाद वनवी सामा से पूछने लगता है, क्या तुम्हारे फादर वह ठीक है? सामा इस पर वनवी से कहने लगती है, मेरे फादर वह सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस आदमी के अंदर जरूर कुछ अजीब बात थी। से सामना करते हुए फादर ने लड़ाई के दौरान उसके एक हाथ को काट दिया था, लेकिन किसी लिजार्ड की पूंछ की तरह उसने अपने हाथ को बहुत जल्दी उगा लिया और फिर अचानक से ही वह उस जगह से भाग गया। मेरे फादर अब चले गए हैं क्योंकि उन्होंने उसका पीछा किया था। उन्हें जैसे ही इस बात को सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है, क्या सचमुच उसके जैसा कोई मॉन्स्टर वह इस तरह से भाग रहा है? मैं उस व्यक्ति के ऊपर एक खरोच भी नहीं दे पाया था। अगर वह खुद उसकी इजाजत मुझे नहीं देता तो क्या सामा चेक वह सचमुच इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने उसके एक हाथ को काट दिया था? क्या सचमुच दूसरे चारों इविल्स वह भी इतने ही ज्यादा पावरफुल होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सामा चेक ही असाधारण रूप से उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो? इसके बाद सामा भुनवी से पूछने लगती है, आखिर तुम इतनी गहराई से किसके बारे में सोच रहे हो? भुनवी इस पर सामा से कहने लगता है कि मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हारे फादर भी बिल्कुल ठीक होंगे। सामा वहां से जाते हुए भुनवी से कहने लगती है, यह काफी ज्यादा अजीब बात है, जब मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे पास, तो फिर आखिर तुम मेरे फादर के बारे में कैसे सोच सकते हो? पर भुनवी ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वह सभी लोग एक रस्सी के पास पहुंच जाते हैं। सामा एक रस्सी को सामने दिखाते हुए सभी को बताती है कि हम इसी रस्सी की हेल्प से ऊपर चढ़ सकते हैं। सामा भुनवी से कहती है कि क्या तुम्हें उस पुल के बारे में याद है? वह लकड़ी का ब्रिज जो कि ऊपर था, मैंने उसी से इस रस्सी को बांधा है और नीचे आ गई। भुनवी सामा से इसके बारे में पूछने लगता है, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा लंबी रस्सी वह कहाँ से मिल गई? इस पर सामा बताने लगती है कि उसने इसे पास ही के गांव से उधार लिया है। मुझे इसे साथ लाने में काफी ज्यादा लंबा समय लग गया है क्योंकि यह काफी ज्यादा लंबी है। इतने में एक शख्स वनवी को उस रस्सी की तरफ दिखाते हुए कहने लगता है, रसो एक बार उधर देखना चाहिए, हाँ उस रस्सी के ऊपर पहले ही कुछ लोग लिपटे हुए हैं। हमें दिखाया जाता है सचमुच उस रस्सी को पकड़ते हुए कुछ लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से जो कि सबसे ऊपर होता है वह कहने लगता है, मैं तब तक पूरी तरह से सफल हो सकता हूँ जब तक कि मैं सबसे पहले ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो सचमुच में इस नर्क जैसी जिंदगी से अब बाहर निकल सकता हूँ। मैं अब सचमुच पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा। बोल न हो जैसे उन लोगों को देखता है तो कहने लगता है, यह सभी लोग, यह तो आयरन बियर के लोग हैं। मम्मा उन्हें देखते हुए कहने लगती है, क्या सचमुच इतने सारे लोग? क्या यह रस्सी इतने सारे लोगों का वजन संभाल भी पाएगी? ने में बनवी जैसे ही सामने देखता है तो वह कुछ चीज देखकर चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है, यह सचमुच काफी ज्यादा बुरा है। हमें दिखाया जाता है उसी शख्स को जो कि सबसे ऊपर चढ़ रहा होता है, वह उस रस्सी को काटने लगता है। वह शख्स रस्सी को काटते हुए कह रहा होता है, उसे बिल्कुल भी नफरत मत करना, लेकिन अगर यह रस्सी टूट जाती है तो हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। रस्सी के नीचे लटका हुआ एक और शख्स कहने लगता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम इसी तरह से रस्सी को काट देते हो तो हम सभी लोग नीचे गिर जाएंगे, आखिर हमारा क्या होगा? वह शख्स इस पर कहने लगता है, तुम सभी लोग चुप करो, आखिर हम सभी को यहाँ पर मरने की क्या ही जरूरत है? के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, अगर मैं एक बार ऊपर पहुंच जाता हूं तो मैं एक अच्छी सी रस्सी लाकर तुम सभी लोगों को यहाँ से बचा लूंगा। अगर तुम सभी लोग मेरी जगह पर होते तो क्या तुम सभी लोग भी ऐसा ही नहीं करते? नहीं, में वह शख्स जो कि लगातार ही रस्सी को काटे जा रहा होता है, वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि इतने सारे लोगों की वजह से वह रस्सी टूट जाती है और वह सारे लोग ही नीचे गिर जाते हैं। उनमें से कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाता। सामा जैसे ही उन सभी लोगों को देखती है तो कहने लगती है, उस रस्सी को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता जैसे कि ये पूरी तरह से कट गई है, तो फिर आखिर यह सारे लोग ये नीचे गिर गए। इतने में वनवी सामा को वहां से पीछे हटने के लिए कहता है। सामा को भी कुछ समझ में नहीं आता आखिर वनवी किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन सामा जैसे ही सामने देखती है तो वहां पर वह ब्रिज जिसे कि सामा रस्सी बांध कर नीचे आई थी वह पूरा का पूरा ही टूट जाता है। वनवी सामा से कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर बना हुआ ब्रिज वह बिल्कुल भी वजन को नहीं संभाल पाया जिसकी वजह से वह टूट गया। में उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि पानी के प्रेशर के कारण वहां से दूसरी तरफ खिंचते हुए चले जाते हैं। वनवी उन्हें देखते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर यही एकमात्र रास्ता था जिससे कि हम बाहर निकल सकते थे। इस पर सामा कहने लगती है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ यही एक रास्ता था। इतने में वह लोग जिस जगह पर खड़े हुए थे तभी वहां पर पानी के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। वोल नोह के साथ साथ सामा दोनों ही जैसे उस जगह पर दिखते हैं तो वह लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं सामने देखकर, क्योंकि सामने वनवी का वही स्नेक आ गया होता है जिसे कि वनवी ने केव के अंदर टेम किया था।
वनवी सभी से कहने लगता है चिंता मत करो, यह हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। वनवी उन सभी लोगों को स्नेक को दिखाते हुए कहने लगता है यह कोई मॉन्स्टर स्नेक नहीं है, यह सारी बातें पूरी तरह से झूठी थी। वोल्नो के साथ साथ सामा दोनों की ही पूरी तरह से फटी पड़ी होती है। वोल्नो वनवी से कहने लगता है फिर तुम इस सांप के पास ऐसे कैसे जा सकते हो, यह सचमुच काफी ज्यादा डरावना है। वनवी सामा की तरफ देखते हुए सामा से कहने लगता है क्या तुम इसे थोड़ा सा पुचकारना चाहती हो, लेकिन सामा के साथ साथ वोल्नो दोनों ही इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देते हैं और कहने लगते हैं यह सचमुच काफी ज्यादा डरावना है। वनवी ने इस स्नेक का नाम रखा था जासो, और जासो से पूछने लगता है आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ पर होने का कारण क्या यह हो सकता है कि केव पूरी तरह से ढह गई हो। के बाद जासो एक तरफ देखने लगता है तो वनवी पूछता है आखिर तुम इस तरफ क्या देख रहे हो। में वनवी एक तरफ देखने लगता है। जैसे ही वनवी थोड़ा सा ध्यान से दिखता है तो वहाँ पानी के नीचे एक छेद था। वनवी कहने लगता है यहाँ पर सचमुच कोई ऐसा रास्ता है जिसके अंदर से पानी निकल रहा है। वनवी जासो की तरफ देखता है, उसे कहने लगता है क्या तुम मुझे इस जगह से बाहर निकालने आए हो। इस पर जासो भी अपनी लैंग्वेज में सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। वनवी जासो को पैट करते हुए उसे कहने लगता है कि मैं यह दूसरी बार है जब तुमसे हेल्प ले रहा हूँ। वनवी वोल्नो सामा और सभी लोगों से कहता है अगर हम यहाँ पर इसी तरह से खड़े रहते हैं तो जल्दी हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। वनवी उन सभी की तरफ पीछे मुड़ता है और कहने लगता है तो क्या तुम सभी लोग मेरे ऊपर भरोसा करना चाहते हो। के बाद हमें सीधा ही जासू को दिखाया जाता है जो कि उन सभी लोगों को लेकर पानी के अंदर से बाहर निकल गया होता है। लेकिन इस सब की वजह से इन सभी लोगों की हालत सचमुच काफी ज्यादा खराब थी। सभी लोगों को छोड़ने के बाद वनवी जासू के पास आता है और उसे कहने लगता है तुम्हारी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वनवी उसकी स्किन को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है मैंने इसके बारे में सुना था कि स्किन वह बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, वह बिल्कुल भी इस तरह से उजाले में नहीं जा सकते, इसी वजह से हमेशा ही अंधेरे में रहते हैं क्योंकि सनलाइट से इनकी स्किन वह पूरी तरह से खराब हो जाती है। वनवी उसे पैट करते हुए उसे कहने लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। उसकी वजह से उस जगह से चला जाता है। तभी वहां पर सामा वनवी के पास आ जाते हैं और उसे कहने लगती है यंग मास्टर मुझे लगता है कि मैं इस जगह के बारे में जानती हूँ, आखिर हम लोग कौन सी जगह पर है। वनवी इस पर सामा से कहने लगता है क्या तुम सचमुच इसके बारे में जानती हो। सामा इस पर हमें जवाब देती है और कहने लगती है क्या तुम्हें उस रस्सी के बारे में याद है, जंगल के दूसरी तरफ वहां पर वही गाँव है जहाँ से मैंने उस रस्सी को उधार लिया था। मैंने इसके बारे में सुना था कि वहां पर एक प्रॉपर फिजिशियन है, चलो हमें वहां पर चलना चाहिए लेकिन जाने से पहले हमें कम से कम चेंज कर लेना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें एक नोट को दिखाया जाता है। यह होती है अनाउंसमेंट अनरिवल्ड फैक्शंस की तरफ से। ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स होने के बावजूद जो रूथलेस डिवाइन विंड इस सारे ट्रायल को पास करेगा उसे इनहेरिटेंस के रूप में सारी मार्शल आर्ट मिलेगी 8 फ्लावर शैडोइंग विंड सेक्ट की, और उसे अपॉइंट किया जाएगा एक सक्सेसर के रूप में। पाया जाता है वनवी के ग्रैंडफादर को जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था, उसके सामने कुछ लोग कि उससे कह रहे होते हैं वोल्नो आखिर ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। वोल्नो इस पर उनसे कहने लगता है तुम्हें अपनी फ्रीडम खुद से ढूंढनी होगी, हम में से कोई भी सील्ड फॉरेस्ट वैली के अंदर नहीं है, इसलिए अब तुम में से किसी को भी मेरे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग आजाद हो, तुम्हें खुद से ही अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। ये सुनते ही वह सारे लोग तुरंत ही वोल्नो के आगे झुक जाते हैं और उसे कहने लगते हैं अगर जिंदगी में कभी भी को किसी भी सहायता की जरूरत पड़े तो हमको खोजते हुए आ जाना, हमेशा ही आपकी सहायता के लिए खड़े रहेंगे। वोल्नो इस पर उनसे कहने लगता है ठीक है, अब तक मेरा साथ देने के लिए तुम सभी लोगों का धन्यवाद। के बाद दिखाया जाता है उन सभी लोगों को जो कि वोल्नो को टाटा बाय बाय करके वहां से चले जाते हैं। वनवी और वोल्नो दोनों का ही ध्यान दूसरी तरफ था। में पीछे से आवाज आती है कांगवू। दिखाया जाता है उसी शख्स को कि वनवी के साथ केव के अंदर गया था डेथ फ्लावर लेने के लिए। वनवी उसके पास आ जाता है, उसे पूछने लगता है कि इससे क्या हुआ। दूसरा शख्स पर बताता है कांगवू वह पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया है, कि बॉडी में बहुत ज्यादा गर्म लग रही है, वह मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है। वनवी से देखते ही अपने मन कहने लगता है काफी ज्यादा बुरा है, ऐसा लगता है जैसे इसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। इतने में सामा उन सभी से कहती है कि हम सभी लोगों को नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलना चाहिए, वहाँ पर वही विलेज है जहाँ से मैंने उस रस्सी को उधार लिया था। इसके बाद वह सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वनवी उस जगह को देखते हुए कहने लगता है इस जगह पर कोई फिजिशियन होगा। वोल्नो उस जगह को देखते हुए बताता है कि यह फुआन काउंटी है। वोल्नो और वनवी आगे चलते हुए जगह पर रुक जाते हैं। वोल्नो वनवी का ध्यान एक फ्लैग के ऊपर करता है और कहता है पहले इस फ्लैग को देखो, फ्लैग के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है उसमें एक ब्लेड और एक स्वॉर्ड दोनों आपस में दूसरे को काट रही है, और इसका मतलब है यह सिंबल है अनरिवल्ड फैक्शन का। रवि से देखते ही अपने मन कहने लगता है मुझे पता है अनरिवल्ड फैक्शंस वह सांगसी के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है, क्या उनका इन्फ्लुएंस वह इतनी दूर तक भी है। में वनवी अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है, उनसे पूछने लगता है ग्रैंडफादर क्या है ठीक रहेगा। पर वोल्नो पूछने लगता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है।
न्यूज़ बताने लगता है, अगर मैं सही बताऊं तो का रिलेशन वह अनरिवल्ड फैक्शंस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर ब्लेड ऑरा वाले कुछ मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फुल नॉइस से सुनते ही वनवी से कहने लगता है कि उस बात को लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा बीत गए हैं। मुझे लगता है कि वह सभी लोग मेरे बारे में यही सोचते होंगे कि मैं कब का मर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर कोई पहचानेगा भी। के अलावा कांग वू की लाइफ है अभी हमारे ऊपर डिपेंड है, इसलिए सबसे पहले इस गांव के साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं। और नोह वनवी को एक तरफ दिखाते हुए कहने लगता है, ले ही यहाँ पर 2 दशक बीत गए हो, लेकिन फिर भी मैं अनरिवल्ड फैक्शंस के अंदर काफी लंबे समय तक रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिजिशियन होना चाहिए। वह 3rd जनरेशन का फिजिशियन है। मुझे पूरा यकीन है वह या फिर उसका लड़का जरूर कोई उस जगह पर होना चाहिए। के बाद हमें इसी पुआन काउंटी के साउथ ईस्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शख्स किसी से कह रहा होता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। के बाद एक और शख्स इस पर कहने लगता है, आखिर किस तरह की बकवास है, इतने बड़े फिजिशियन पवेलियन को किराए पर देना। इस पर उसके सामने खड़ा गार्ड कहने लगता है, आखिर तुम इस बात के ऊपर इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा रहे हो। तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकालकर सामने वाले शख्स के गर्दन पर रख देता है और उसे कहने लगता है, सुन बच्चे, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा खून इस जगह पर बहे, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि जितना जल्दी हो सके तुम इस जगह से निकल जाओ। वह लड़का इस बात को सुनते ही उस गार्ड से कहने लगता है, अब मुझसे इसके लिए कुछ मत कहना, तुमने ही इस चीज की शुरुआत की है। तुरंत ही जिस गार्ड ने स्वॉर्ड को आगे कर रखा होता है, हमें दिखाया जाता है उसके हाथ जो कि बीच से टूट गया होता है। इसकी वजह से वह गार्ड एक जोरदार चीख मारता है और इसे देखकर दूसरा गार्ड वह भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे जबड़े के नीचे एक जोरदार किक आकर लगती है। इसकी वजह से एक ही किक को खाकर वह गार्ड वह काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है। हमें दिखाया जाता है दोनों गार्ड जो कि जमीन पर पड़े हुए थे। यह लड़का हंसते हुए अपने कपड़ों को झाड़ता है और तुरंत ही वहां से आगे उस फिजिशियन पवेलियन के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया होता है तभी जोरदार अटैक उसको आकर लगता है, जिसकी वजह से वह जितनी स्पीड से अंदर गया था उससे दुगनी स्पीड से पीछे आ जाता है। एक ही अटैक के चक्कर में वह लड़का काफी दूर खिसकता हुआ चला गया था और हमें उसके सामने दिखाया जाता है कोई आ गया होता है। लड़का इसे देखते ही अपने मन में कहने लगता है, यह काफी ज्यादा ठंडा है, इसकी क्यों आई, क्या वह कोल्ड क्यों आई है। यह होती है एक लड़की जो कि आगे आते हुए उस लड़के से कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबऑर्डिनेट के ऊपर हाथ उठाने की। लड़का जैसे ही इसे देखता है तो अपने मन में कहने लगता है, कोल्ड की वाई के साथ साथ की मार्शल आर्ट और के कंधे के ऊपर ग्रे फॉक्स और साथ में इसके व्हाइट हेयर, मुझे पूरा यकीन है कि यह सांसी के अंदर अनऑर्थोडॉक्स एक्ट मार्शल आर्टिस्ट व्हाइट सिल्वर फॉक्स ये स्योंग्यून होनी चाहिए। रेड सिल्वर फॉक्स उस लड़के की तरफ देखती है और उसे कहने लगती है, इस बात को इस तरह से ले सकती हूँ कि तुम पहले ही सारी चीजों के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि आगे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वह लड़का जैसे ही इसे देखता है तो अपने मन में कहने लगता है, काफी ज्यादा बुरा है, मुझे सचमुच इससे इसी जगह पर मिलना था। सिल्वर फॉक्स से कहने लगता है, मुझे सचमुच इसके बारे में नहीं पता था कि तुम इस जगह पर हो। सिल्वर फॉक्स तुरंत ही उस लड़के के पास पहुंच गई होती है और उसे कहने लगती है, अब सचमुच इसके लिए काफी ज्यादा देर हो गई है। यह लड़का भी जैसे इसे दिखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है यह बहुत ज्यादा तेज है, ये लगता है कि अभी इसे रोकने के लिए काफी ज्यादा देर हो गई है। कहते ही सिल्वर फॉक्स का सीधा अटैक उस लड़के को आकर लगता है, लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है फर फॉक्स का अटैक उस लड़के को लग पाता उससे पहले ही वो इस जगह पर आ गया होता है। उसने सिल्वर फॉक्स के हाथ को पकड़ लिया था और उसे कहने लगता है, क्या अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या तुम अब इस रास्ते को छोड़ सकती हो। यह लड़का जैसे इसे देखता है तो कहने लगता है, उसने सिर्फ अपने नंगे हाथों से ही सिल्वर व्हाइट फॉक्स के अल्टीमेट पाम टेक्निक को इतनी आसानी से रोक दिया कि यह शख्स है कौन। व्हाइट सिल्वर फॉक्स भी तुरंत ही वनवी के हाथ से अपने हाथों को छुटाती है और पीछे की तरफ होते हुए वनवी से कहने लगती है, क्या तुम सचमुच यहाँ पर मरने के लिए आए हो। व्हाइट सिल्वर फॉक्स तुरंत ही वनवी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और वनवी से कहने लगती है, अब जब तुम इतनी दूर तक आ ही गए हो तो तुमने जो किया है उसे भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हमें दिखाया जाता है वनवी को जो कि चुपचाप उसे ही देखे जा रहा होता है। अगले ही पल वनवी से कहने लगता है, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर खराब करने के लिए। न सुनते ही हमें व्हाइट सिल्वर फॉक्स को दिखाया जाता है जिसे कि वनवी की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। इसके बाद वनवी से कहने लगती है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से अपनी आंखें बंद करने की जब मैं तुम्हारे सामने अपने इस अटैक को कर रही हूँ। के बाद वह अपने अटैक को सीधा ही वनवी के ऊपर कर देती है, लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है व्हाइट सिल्वर फॉक्स को जिसके पीछे वनवी आकर खड़ा हो गया होता है। उसे कहने लगता है, यहाँ पर एक ओपनिंग है। उसे देखते ही व्हाइट सिल्वर फॉक्स अपने मन में कहने लगती है, क्या कैसे उसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया
और आखिर वह कब मेरे पीछे पहुंच गया। रेड सिल्वर फॉक्स आगे कुछ कर पाती उससे पहले ही एक अटैक सीधा ही उसके पेट पर आकर लगता है, जिसकी वजह से एक ही अटैक के कारण वह काफी दूर खिसकती हुई फेंकी जाती है। वह लड़का जो कि वर्मी के सामने था, उसे देखकर अपने मन में कहने लगता है, व्हाइट सिल्वर फॉक्स, क्या वह सचमुच सिर्फ एक ही हमले से हार गई। के बाद वह लड़का बनवी से पूछने लगता है, ग्रैंड मास्टर, मुझे पता है कि यह पूछना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आपसे आपका नाम जान सकता हूँ। लेकिन बनवी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वह तुरंत ही वह कांग वू और ग्रैंडफादर दोनों को ही जल्दी अंदर चलने के लिए कहता है। उसे देखते ही उस लड़के को पूरी तरह से पोपट हो जाता है, क्योंकि वनवी ने उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद कोई कह रहा होता है, क्या आप दोनों को तब तक कोई इलाज नहीं मिला जब तक कि सिचुएशन इस तरह की नहीं आ गई। इसके अलावा तुम तो अभी तक जिंदा हो। हमारे ग्रैंडफादर का हार्ट वह उम्र के कारण पूरी तरह से कमजोर हो गया है। के अलावा उनकी आंखें वह भी ज्यादा लंबे समय तक सूरज की रोशनी न देख पाने के कारण कमजोर हो गई है। लंबे समय और नियमित उपचार से वह दोनों पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हालांकि मैं तुम्हारे एक हाथ वाले व्यक्ति कांग वू उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। के हाथ का मांस वह पूरी तरह से सड़ गया है। कोशिश करूंगा कि उसको दवाइयों से ठीक किया जा सके, लेकिन यह सब कुछ हेवंस के ऊपर है। वो एक फिजिशियन के सामने बैठा हुआ था और उसे कहने लगता है, क्या सचमुच अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिजिशियन वनवी से कहने लगता है, यह सब कुछ इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वह मरीज वह अपने जीवन को किस तरह से बचाए रखने में कामयाब रहता है। इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हें करना चाहिए, इसलिए तुम जाकर आराम कर सकते हो। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा इन दोनों को बचाने के लिए। तुम्हें पहले बाहर जाकर कुछ खाकर थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए। इसे सुनते ही वनवी भी ठीक है मैं जवाब देता है। के बाद दिखाया जाता है वनवी को, जो कि उस जगह से बाहर आ गया होता है और वनवी से इसके बारे में पूछने लगती है, आखिर फिजिशियन ने क्या कहा। वनवी शामा को बताता है कि फिजिशियन ने कहा है कि अब हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें जाकर आराम करना चाहिए या हमें कहीं पर जाकर अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसने हमें इसके बारे में बताया था कि पास ही में एक अच्छी नूडल शॉप है। मामा इस पर कहने लगती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, से भी हमने काफी लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया है। लोग इसी तरह से बात कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने वही लड़का आ गया होता है, क्योंकि भुनवी को देखकर भुनवी से कहने लगता है, तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। भुनवी उसे देखते ही कहने लगता है, तुम तो वही व्यक्ति हो जो कि गेट पर खड़ा हुआ था। यह लड़का वनवी का थैंक यू कहने लगता है और उससे कहता है, ग्रैंड मास्टर, आप ही की वजह से मैं बच पाया और फिजिशियन को भी अपने आप को दिखा पा सकता हूँ। इस पर वनवी से कहने लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी जाकर फिजिशियन से ही मिलना था। के अलावा मैं इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ कि तुम मुझे ग्रैंड मास्टर कहकर बुलाओ। इस पर वह शख्स वनवी से कहने लगता है, इसमें उम्र का कोई भी लेना देना नहीं है। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कि एक बच्चा भी सीख सकता है। के अलावा आपकी मार्शल आर्ट वह तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। इस पर उस लड़के से पूछने लगता है, क्या तुम्हें वह चीज मिल गई जिसके लिए तुम यहाँ पर आए थे। लड़का इस पर अपने हाथ को पकड़ लेता है और वनवी से कहने लगता है, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, मुझे अभी इंतजार करना होगा। मैंने सोचा कि मैं इसके लिए तैयार था, क्योंकि यह टेस्ट में असफल होने का परिणाम था। जब निडल मुझे चुप चुकी है तो नहीं लगता कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार था। जैसे ही वह लड़का इस बात को कहता है तो वनवी अपने मन में कहने लगता है, टेस्ट निडल, आखिर यह लड़का किसके बारे में बात कर रहा है। उससे पूछने लगता है, क्या मैं तुमसे इसके बारे में पूछ सकता हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। पर वह लड़का वनवी से कहने लगता है, मुझे इसके लिए माफ करना, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होगा। मुझे लगा कि आप भी यहाँ पर आए हो अनरिवल्ड फैक्शंस के लिए, रूथलेस डिवाइन विंड का एक सक्सेसर बनने के लिए। तो जैसे इस बात को सुनता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। के बाद वह लड़का आगे बताने लगता है, से लगभग 2 हफ्ते पहले इस तरह की अनाउंसमेंट हुई थी कि चाहे वह किसी भी फैक्शन या फिर कितनी भी एज का हो, कोई भी रूथलेस डिवाइन विंड ट्रायल को पास करने के लिए आ सकता है, उसे उसकी सारी इनहेरिटेंस, सारी चीजें मिल जाएगी, वह उसका एक सक्सेसर बन जाएगा। यही कारण है कि इस शहर में इतने सारे लोग आए हुए हैं। सभी के पास डिवाइन विंड रूथलेस एक सक्सेसर बनने के साथ साथ एक सेक्ट का लीडर बनने का भी मौका है। यह लड़का वनवी को आगे बताने लगता है, हालांकि अगर तुम टेस्ट को फेल कर जाते हो, हमारे 8 वाइटल्स पॉइंट्स को पूरी तरह से निडल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। उन्हें लगातार 3 साल तक 8 फ्लावरिंग शैडो विंड सेक्ट का सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा। मामा जैसे इस बात को सुनती है तो उस लड़के से कहने लगती है, वे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वे इस तरह से एक सक्सेसर क्यों ढूंढ रहे हैं। इस पर वह लड़का कहने लगता है कि के बारे में मैंने भी ऐसा सुना है कि यह सब कुछ एक दिखावा है। यह लोग सक्सेसर की आड़ में सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं,
के अलावा यहाँ पर एक और अफवाह है के लिए सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि टूथलेस डिवाइन विंड के कोई भी बच्चा नहीं था, ना ही उसका कभी कोई बच्चा पैदा हो सकता है। मनवी जैसे इस बात को सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है, कम से कम मैं इस बात का तो दावा कर सकता हूँ कि यह अफवाह पूरी तरह से झूठी है। आखिरकार उसका बेटा वह यहीं पर खड़ा हुआ है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मनवी यहाँ पर अपनी बातें कर रहा है, और अच्छे से समझना है तो पिछले एपिसोड जाकर देख लीजिए। वह लड़का वनवी को कह रहा होता है, खैर यह कितनी ज्यादा शर्म की बात है, मैंने सोचा था कि तुम टेस्ट को क्लियर कर पाओगे। वह लड़का तुरंत ही वनवी को एक टोकन देते हुए कहने लगता है, क्या तुम इसे लोगे? वनवी उसे रोकते हुए कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ भी बदले में उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जैसे ही वनवी उस टोकन की तरफ देखता है तो वनवी काफी ज्यादा चौंक जाता है। लड़के ने अभी भी वनवी की तरफ उस टोकन को कर रखा होता है और वनवी से कहने लगता है, यह जियानगू का एक सिद्धांत है कि तुम्हें किसी की भी फ्री में हेल्प नहीं लेनी चाहिए। तुमने मेरे लिए जो उपकार किया है मैं उसे इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ सकते हो। वनवी उस टोकन को देखता है और अपने मन में कहने लगता है, यू यॉन बिन द स्माइलिंग यंग लॉर्ड। लिटिल फेरी से सुनते ही वनवी से पूछने लगती है, क्या तुम इसे जानते हो? वनवी बताता है, स्माइलिंग यंग लॉर्ड जू यॉन बिन। यह टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि हमेशा ही मुस्कुराता रहता था। यह एक उभरता हुआ मार्शल आर्टिस्ट है क्योंकि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एलायंस के अंदर जल्द ही बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। इस वावेक और व्यूहन के बारे में याद करते हुए कहने लगता है, अगर उनके बारे में बात की जाए तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है कि वह लोग जरूर बहुत ज्यादा महान इंसान बनेंगे आगे चलकर। ब्लैक और व्हाइट ट्विंस डीमंस के साथ रिविल अकेला ऐसा होगा जो कि उनके सामने खड़ा होगा। वनवी उस टोकन को ले लेता है और अपने मन में कहने लगता है, मुझे लगता है कि यह दुनिया जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा छोटी है। अगर मैं अभी फिलहाल इसके स्किल्स के ऊपर ध्यान देता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि सॉन्ग जो आवेक अभी फिलहाल काफी ज्यादा बेहतर कर रहा है, लेकिन अगर मैं अनुमान लगाता हूँ तो इसका मतलब यह होगा कि जू यॉनविन इसके अंदर भी काफी ज्यादा सुधार आएगा। के बाद यॉनविन वनवी से कहने लगता है कि अगर यह ज्यादा नहीं हो जाएगा तो क्या मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? इस पर वनवी भी हमें जवाब देता है। वनवी अपने मन में कहने लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी धोखा देना नहीं चाहता जो कि इसके जैसे इतने ज्यादा अच्छा हो। और इसके बाद वनवी उसे अपना नाम बता देता है। वनवी जैसे ही उसे अपना नाम बताता है तो यॉनविन तुरंत ही कहने लगता है, क्या तुमने कहा सो वनवी? वनवी को भी कुछ समझ में नहीं आता। यॉनविन तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, क्या तुम्हारा मतलब है साउथर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन के सक्सेसर से है? इस पर वनवी भी हमें जवाब देता है। यॉनविन उसे कहने लगता है, यह काफी ज्यादा सम्मान की बात है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के 2 राइजिंग स्टार्स में से एक से इस जगह पर मिलूंगा। वनवी को कुछ समझ में नहीं आता आखिर उसका क्या मतलब है 2 राइजिंग स्टार से। यॉनविन और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, तुम एक मीटियोर की तरह एकदम से ही कहीं से अपेयर हो गए थे उस कंपटीशन के अंदर, साउथर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन का सक्सेसर। इसके अलावा मैंने तो इसके बारे में भी सुना था कि तुमने कल के बहुत सारे जासूसों का भी सामना किया था। वनवी जैसे इस बात को सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है, आखिर यहाँ पर किस तरह का तमाशा चल रहा है। के बाद हमें बताया जाता है जू यॉनविन के अनुसार आखिर वह इसके बारे में कैसे सोचता है। ब्लड कल्ट ने मुरीम के अंदर हो रहे कंपटीशन के दौरान अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की और मुझे यह एहसास हुआ कि अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट को बचाने के लिए जियोंग ग्युम के साथ मिलकर काम किया। इसी वजह से ली जियोंग ग्युम और सोहो वनवी दोनों को यहाँ पर 2 राइजिंग स्टार कहा गया है और कहा गया कि ये दोनों आगे चलकर मुस्लिम एलायंस का भविष्य बनेंगे। फिर डीमन स्वॉर्ड जैसे इस बात को सुनता है तो हंसते हुए कहने लगता है, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि ब्लड कल्ट का ब्लड डीमन वह कभी मुस्लिम एलायंस का एक उभरता हुआ सितारा कहे जाएगा। तुम्हारे साथ हर दिन वह सचमुच काफी ज्यादा मजेदार हो गया है। इस पर ब्लड डीमन स्वॉर्ड की तरफ घूरते हुए देखता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो? साथ ही आगे कहने लगता है, सिर्फ एक ही महीने के अंदर मैं सचमुच मुस्लिम एलायंस का पूरी तरह से एक हीरो बन गया हूँ। मेरे रिग्रेस होने से पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे इतना ज्यादा फेम मिला था, वह ली जियोंग ग्युम। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जैसा कि मैं उससे उम्मीद कर सकता था। लिटिल फेरी वनवी से कहने लगती है कि अगर अब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इतने ज्यादा फेमस बनाने के पीछे अनयील्डिंग ब्लेड नॉर्थ स्टार का हाथ हो? वनवी इस पर कहने लगता है, मैं नहीं जानता, क्या पता ऐसा हो भी सकता है। अनयील्डिंग ब्लेड द नॉर्थ स्टार ग्वाक यूमजिक, उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब तक जिस रास्ते पर वो चल रहे थे उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ काम करेंगे। उसमें जरूर किसी और का हाथ होना चाहिए। मुस्लिम एयरलाइंस जनरल स्ट्रेटेजिस्ट ब्रांच के अंदर फर्स्ट जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जेगल वन म्योंग, वह मेरे ही हाथों से मारा गया था। सेकंड जनरल स्ट्रेटेजिस्ट सामा जोंग ह्यून, वह जरूर सेकंड जनरल स्ट्रेटेजिस्ट या फिर
थर्ड जनरल स्ट्रेटजिस्ट इनमें से किसी का काम रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरल स्ट्रेटजिस्ट को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। टिल फेरी इस पर भुनवी से पूछने लगती है, आखिर वे क्यों? इस पर भुनवी बताता है कि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। मरीन एलायंस को इस बात से काफी ज्यादा अपमान सहना पड़ेगा और सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाए कि ब्लड डीमन कल्ट के लोग ब्लड डीमन स्वॉर्ड को उनके ही नजरों के अंदर से चुरा कर ले गए। इसी वजह से वे लोग अपनी छवि सुधारने के लिए अपना सबसे ज्यादा बेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो इंसल्ट हुई है उसे छुपाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना था। क्या तुम्हें इसके बारे में याद नहीं है कि इस कंपटीशन का असली मकसद वह क्या था? वह सब सिर्फ ली जियोंग ग्यूम के लिए मंच सजाना था, ताकि मरीन एलायंस यूनिवर्स के अंदर अपना एक सेंटर स्टैब्लिश कर सके। हालांकि किसने इसके बारे में सोचा था कि वहां पर एक और शख्स उस सेंटर का हो सकता है, एकदम से ही प्रकट हो गया। अगर सही मायनों में देखे तो ली जियोंग ग्यूम वह अकेला ही इस सब के लिए काफी था, लेकिन वह कंपटीशन वह जिस तरीके से एंड हुआ यह पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं था। हो झोंगडू वह सभी ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट की नफरत का टारगेट था। ऐसे आदमी का सक्सेसर वह कितना ज्यादा बड़ा ध्यान खींचने वाला व्यक्ति है। क्या इस बात का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि मैंने कंपटीशन को बीच में छोड़ दिया और फर्स्ट जनरल स्ट्रेटेजिस्ट को एक्सप्लोजिव्स के बारे में बताने के लिए बीच में ही चला गया था? मेरे हिसाब से यह आखिरी बात होनी चाहिए जो कि उन्हें याद रखनी है। इतने में दिखाया जाता है सामा को, जो कि वनवी को आवाज दे रही होती है। मामा वनवी से गुस्सा हो जाते हैं, उसे कहने लगती है, क्या तुम्हें इसके बारे में याद है कि मैं यहीं पर बैठी हूँ, मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रही हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी मेरे ऊपर नहीं है। आखिर तुम किसके बारे में इतनी गहराई से सोच रहे हो? वो इस पर कहने लगता है, यह सब कुछ उसी लड़के की वजह से था जो हमसे अभी मिला था। मैं अभी तक उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे बस यह चिंता थी कि कहीं दूसरे लोग मुझे ना पहचान ले। मैं इसे सुनते ही वनवी से कहने लगती है, इसके बारे में चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ कोई दिक्कत करता है तो मैं उसे बहुत ज्यादा पीटूंगी। वनवी इस पर सामा से मना करने लगता है और कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि या तो हम अपने कपड़े बदल ले या फिर पूरा का पूरा भेष ही बदल ले। सामा इसे सुनते ही वनवी से कहने लगती है, मैं भेष बदलने में सचमुच काफी ज्यादा अच्छी हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने खाना खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद हम जाकर कपड़े देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंडफादर दोनों को नए कपड़ों की जरूरत है। वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, हाँ मैं तो बिल्कुल इसके बारे में भूल ही गया था, तो चलो फिर ऐसा ही करते हैं। और 8 फ्लूइंग शैडोज प्रिंट सेक्ट का एग्जाम, मेरे मन में उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं एक बात तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, अगर मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लेता हूँ तो यह जिन सियोंग बैक से मिलने का सबसे तेज तरीका होगा। जिंग सियोंग बैक पर वनवी का फादर है। साथ ही इसके बाद हमें एक बग्गी को दिखाया जाता है इस बग्गी के अंदर ई जियोंग ग्यूम को कि आराम से लेटा हुआ था। उसी के साइड में बैठा हुआ एक और शख्स कहने लगता है, जब अब मैं इसके बारे में जितना ज्यादा सोच रहा हूँ उतना ही अधिक मैं हैरान होता जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास किसी तरह की कॉन्शियस नहीं है? तुम 8 मार्शल मास्टर्स में से 2 के डिसाइपल बन चुके हो। क्या तुम इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो जो तुम किसी और का सक्सेसर बनने की भी कोशिश कर रहे हो? ली जियोंग ग्यूम, यह होता है ली जियोंग ग्यूम, 8 मार्शल मास्टर्स में से 2 का डिसाइपल, जो कि इस बात पर कहने लगता है, मैं इसलिए वहां पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझसे वहां पर जाने के लिए कहा गया है। क्या तुम्हें सचमुच इसके बारे में लगता है कि इसलिए वहां पर जा रहा हूँ क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ? पर दूसरा शख्स कहने लगता है, तो फिर आखिर तुमने साफ साफ इसके लिए मना क्यों नहीं कर दिया था? योंग ग्यूम इस पर कहने लगता है कि उस ओल्ड मैन ने इसके बारे में कहा था कि यह अनरिबल्ड फैक्शंस के रिलेशन के लिए है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तुम इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, ना तो तुम ऑर्थोडॉक्स मरीन एलायंस से हो, ना ही अनऑर्थोडॉक्स एलायंस से हो। और मैं सही बताऊं तो क्या तुम ही इतनी ज्यादा लालची नहीं हो रहे हो? सभी लोग इसके बारे में कहते हैं कि ब्लेड आर्ट के अंदर तुम बेस्ट हो। इसके अलावा मेरे ग्रैंडफादर की मार्शल आर्ट तुम्हें इनहेरिटेंस के रूप में मिली है। इसके अलावा तुम अब भी रूथलेस डिवाइन विंड की मार्शल आर्ट को भी चाहते हो। यह होता है जिन योंग, सुप्रीम ब्लेड जिन क्वान का ग्रैंडसन। जिन योंग अपने कहने लगता है, अच्छा तो ऐसा है, यह सब कुछ तुम्हारी गलती से है। राइजी स्वॉर्ड एम्परर जिन योन और इन्फिनिटी सुप्रीम स्वॉर्ड बैक वांग मुक, तुमने पहले ही इन दोनों के मार्शल आर्ट को प्राप्त कर लिया है और अब तुम कह रहे हो कि मैं लालची बनता जा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे पहले ही काफी ज्यादा अमीर हो। इसके बाद जिन योंग आगे कहने लगता है, मैं फ्रांस के बीच में चल रही पॉलिटिशियन फाइट उसका बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ, मैं बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। ली जियोंग ग्यूम इस पर कहने लगता है, हाँ हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है,
जिन योंग जैसे इस बात को सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह तुरंत ही उठ खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और ली जियोंग से कहने लगता है, अब मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन योंग जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, इतने में ली जियोंग उसे आवाज देता है और उसे कहने लगता है, हम लोग ऑलमोस्ट अनलेबल फैक्शंस पहुंचने वाले हैं। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम टेस्ट में जाने से पहले ही अपनी सारी एनर्जी को गवा दो? जिन योंग जैसे इस बात को सुनता है तो वह कुछ भी नहीं बोल पाता। के बाद वह तुरंत ही एक पंच ली जियोंग को चिपका देता है, लेकिन ली जियोंग वह भी उसके इस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। जिन योंग इस पर कहने लगता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन अगर सही बताओ तो तुम्हें खाना खाना बंद कर देना चाहिए। वह तुरंत ही अपने हाथ में जो चीज पकड़ी हुई थी उसे फेंक देता है और कहने लगता है, मुझे काफी ज्यादा नफरत है जब तुम काफी जोर जोर से चबाते हो। जियोंग इस पर कहने लगता है, सच में तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा कुछ था तो मैं कुछ शांति से खा लेता। और वह अपनी जेब के अंदर से ऐसी ही बहुत सारी खाने की चीजों को निकाल लेता है। जिन से पूछने लगता है, मेरे पास ऐसी बहुत सारी है, तो क्या तुम इनमें से कुछ खाना चाहोगे? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। जिन इस पर वहां से जाते हुए कहने लगता है, बिल्कुल भी तुम्हारे हाथों से कुछ भी नहीं खाना। जियोंग फिर से अपने कैरिज के ऊपर लेट जाता है और कहने लगता है, यह सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर वह व्यक्ति भी आ जाता है तो इस कंपटीशन के अंदर और भी ज्यादा मजा आएगा। मैं तो सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या हम लोग फिर से मिलेंगे। साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन का सक्सेसर सोहोवनवी और दूसरी तरफ से सोहोवनवी तो अपना गेटअप चेंज करने में लगा हुआ था ताकि उसे कोई ना पहचान सके कि अपनी गेटअप को चेंज करके वोल नहो के पास आ गया होता है और उससे कहने लगता है, आपकी हालत वह पहले से अच्छी लग रही है। यह देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। वनवी को देखते ही वोल नहो वह भी तुरंत ही उसे अपने पास बुलाने लगता है। वनवी वहां पर अपने साथ लाए हुए कपड़ों को रख देता है। वोल नहो को बताने लगता है कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वह काफी ज्यादा पुराने हैं और काफी ज्यादा पतले भी। इन कपड़ों को चुना है सामान्य आपके लिए। ये सुनते ही वोल नहो वह भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वोल नहो तिरछी निगाह से वनवी की तरफ देखता है और उसे कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो। वी से सुनते ही वोल नहो से कहने लगता है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। आखिर आपको कैसे महसूस हो गया कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ? ग्रैंडफादर, क्या आप सचमुच मेरी स्टोरी को सुनोगे? जिस पर वोल नहो वह भी हमें जवाब देता है। ये बात वनवी बताने लगता है कि मैंने वोल नहो को बिना कुछ छिपाए सब कुछ इसके बारे में बता दिया। ये यंग सोह क्लैन के अंदर मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मुझे ब्लड कल्ट के लोग उठा कर ले गए और मैंने वहां पर ट्रेनिंग की। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं हेई एक्चन का डिसाइपल बन गया हूँ और मुझे साउदर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन की फाइटिंग टेक्निक के साथ साथ फ्लाइंग ब्लेड असैसिन किंग की टेक्निक भी इनहेरिटेंस के रूप में मिली है। उन्हें यह भी बताया कि किस तरह से हम लोगों ने बुरीम अलायंस के अंदर वहां पर चल रही कंपटीशन के अंदर इंटरफेयर किया था और किस तरह से हमने वहां से ब्लड डीमन स्वॉर्ड को चुरा लिया। मैं इसे इसके बारे में भी बता दिया है कि मुझे ब्लड डीमन स्वॉर्ड ने अपना मास्टर चुन लिया है, साथ ही ब्लड डीमन जिसे कि ब्लड कल्ट के अंदर सबसे हाई पोजीशन कहा जाता है। मेरी सारी कहानी सुनने के बाद इसमें मैंने इस तथ्य के अलावा कि मैं पहले एक बार मर चुका हूँ, इसके अलावा स्वॉर्ड इमॉर्टल के बारे में जो कुछ हुआ था वह मैंने इसे नहीं बताया है। मेरी इतनी लंबी कहानी को सुनने के बाद ग्रैंडफादर वह काफी देर तक तो इसी तरह से बैठे रहे। इसके बाद लिटिल फेरी वनवी से कहने लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमने इसे सब कुछ बताकर गलत किया है? यहाँ तक कि तुमने तो इसे यह भी बता दिया है कि तुम ब्लड डीमन हो। इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, वैसे भी किसी ना किसी दिन यह बात सभी के सामने आने वाली थी। मैं अपने किसी रिश्तेदार को इस तरह से धोखा देना नहीं चाहता, लेकिन इनकी यह चुप्पी है जितनी लंबी रहेगी उतना ही ज्यादा पछतावा होने लगेगा। के बाद वोल नहो वह अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए वनवी से कहने लगता है, यह सब कुछ जो भी तुम्हारे साथ हुआ यह सब कुछ तुम्हारी किस्मत थी। यह फेथ की तुम्हारे फाउंडिंग जनरेशन जिस बात को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया था, लास्ट में चलकर फिर से लौटकर अपनी उसी जगह पर आ गए हो और यह सब कुछ किस्मत है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। हमारे सेक्ट के फाउंडर वह हमेशा ही परेशान रहते थे कि हमारे आने वाले डिसेंडेंट्स को हमेशा ही इस आक्रोश का बोझ उठाना पड़ेगा और फाउंडिंग ब्लड डीमन प्रोसेस से हमेशा ही दूर रहना पड़ेगा। लेकिन वनवी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। किस्मत ने शायद तुम्हें ब्लड डीमन के रास्ते पर खींच लिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह रास्ता तुम्हारा भी हो जिस पर पास्ट में ब्लड डीमन चले थे। मैं उस रास्ते को चूज करना चाहिए जिसे कि तुम खुद से चूज करना चाहते हो। मैं अपना बचा हुआ सारा जीवन लगा दूंगा तुम्हें सपोर्ट करने में। वनवी से सुनते ही अपने उन्हें कहने लगता है, इस बात को सुनने के बाद सचमुच काफी ज्यादा खुश हूँ। मेरा सब कुछ इन्हें बताने का यह विचार यह सचमुच काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें 3 दिनों के बाद 8 फ्लावरिंग शैडो विंड सेक्ट के सामने का सीन दिखाया जाता है एक टगले को जो कि सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तो क्या सचमुच यह सब कुछ है? केवल सिर्फ 2 लोग 8 फ्लोइंग शैडोज ऑफ द विंड सेक्ट के टेस्ट को देने के लिए आए हैं।
में दिखाया जाता है पीछे खड़े लोगों को उनमें से कह रहा होता है, मुझे सचमुच इसके ऊपर यकीन नहीं था कि यहाँ पर जिन योंग के साथ साथ ली जियोंग भी आएगा। मैंने सचमुच किसी तरह का भी गिल्ट महसूस नहीं होता। किसी ने इसके बारे में सही कहा है कि जितना जिसके पास होता है उसकी भूख इतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। पर दूसरा कहने लगता है, आखिर हम कैसे सेंट्रल प्लेन्स के 8 मार्शल मास्टर्स में से किसी एक के सक्सेसर से इस तरह से फाइट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनका मुकाबला कर सकता है। इस योंग में जिन योंग से कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर विलन बन गए हैं। जिन योंग इस पर कहने लगता है, खैर कम से कम यह अच्छी बात है कि इन लोगों को अपनी जगह के बारे में पता है। हमारे साथ स्पार करने से अच्छा अगली बार अपने पार आने का ट्राई करना। जिन योंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहने लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगली बार ऐसा कुछ होने भी वाला है। इसके बाद वह टकला इंस्ट्रक्टर उन दोनों को वहां से ले जाते हुए कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि अब कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे अलावा इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला हो, तो इसलिए मेरे पीछे आओ। जैसे ही वह लोग आगे जा रहे होते हैं तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, मैं भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसे सुनने के बाद वह सारे लोग ही पीछे देखने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है वनवी को ने की अपना हाथ खड़ा कर रखा होता है। जिन योंग इसे देखकर अपने मन में कहने लगता है, उसे देखकर नहीं लगता कि वह सुप्रीम पीक पर होगा। वनवी को साइड से आवाज आती है, हे लड़के जरा मेरी बात सुनो। वनवी भी उस तरफ देखने लगता है और यह होता है जिन योंग जो कि वनवी के सामने आ गया होता है और वनवी से कहने लगता है, क्या तुम सचमुच इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो? इस पर वनवी भी हमें जवाब देता है। जिन योंग अपनी और इस योंग की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते, आखिर हम कौन हैं? वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि यह बिल्कुल भी नहीं बदला है। मैं तो इनके बारे में जानता हूँ, लेकिन क्या यह लोग जानते हैं आखिर मैं कौन हूँ? क्योंकि यहाँ पर वनवी ने अपना भेष बदला हुआ था। इसके बाद वनवी जिन योंग से कहने लगता है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। साथ ही वनवी अपने मन में कहने लगता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं तो क्यों ना अच्छा रहेगा कि मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलूं। के बाद वनवी ली जियोंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ऑर्थोडॉक्स मुरीम का कोई व्यक्ति आखिर राइजिंग स्टार ली जियोंग के बारे में आखिर कैसे नहीं जानेगा। के बाद जिन योंग से कहने लगता है, और क्या तुम उभरता हुआ सेकंड स्टार साउथर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन का सक्सेसर सो वनवी नहीं हो? जिन योंग जैसे इस बात को सुनता है तो वह वनवी के ऊपर भड़क जाता है और उसे कहने लगता है, जिन योंग हूँ ग्रैंडसन रिजिंग किंग सुप्रीम ब्लेड जिन क्वान का। वनवी इस पर जिन योंग से कहने लगता है, मुझे इसके लिए माफ कर देना जो मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। दूसरे लोग इस बात को सुनते ही हंसने लगते हैं और कहते हैं, अभी तक तो यह काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वह सेंट्रल प्लेन्स के 8 मार्शल मास्टर्स सक्सेसर हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यह सब कुछ ईगो था सेंट्रल प्लेन्स के 8 मार्शल मास्टर्स में से एक के सक्सेसर होने का। और इसके अलावा इसने कभी अपने जीवन में इन क्वान के ग्रैंडसन होने के अलावा कोई भी महान काम नहीं किया है। के बाद हमें दिखाया जाता है उस टकले को जो कि सभी से कहने लगता है, बस बहुत है, जो भी व्यक्ति इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे इसके अंदर जरूर मौका दिया जाएगा। इसके बाद सभी लोगों से आगे कहने लगता है, अगर कोई और भी इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो मैं सिर्फ इन तीनों को ही अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। ये बात लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि वनवी से कहने लगती है, तुमने सचमुच किसी के ईगो को ठेस पहुंचाई है। वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है कि वह अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला है। में जैसे ही वनवी अपनी जगह से आगे बढ़ता तो दिखाया जाता है इस योंग को जो कि वनवी को ही देखे जा रहा होता है। लिटिल फेरी से देखते हुए कहने लगती है, वह लगातार ही तुम्हें घूरता जा रहा है, क्या होगा कि अगर वह तुम्हें पहचान लेता है? वनवी इस पर कहने लगता है, हो सकता है कि उसने अब तक तो उसने हमें पहचान भी लिया हो। के बाद वह टकला इंस्ट्रक्टर सभी को बताने लगता है, 8 फ्लावरिंग शैडो ऑफ द विंड सेक्ट के टोटल 8 फैक्शंस हैं। फर्स्ट पाम, फुट, फिंगर, क्लॉ, ब्लेड, स्वॉर्ड और स्पेयर। प्रत्येक फैक्शंस का मार्शल आर्टिस्ट वह हर एक फ्लोर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर तुम उनके खिलाफ लड़ाई में उनके टोटल 50 मूव्स को झेल लेते हो तो तुम नेक्स्ट स्टेज पर जा सकते हो। पहला टेस्ट सिर्फ टॉप फ्लोर तक पहुंचने का है। के बाद इंस्ट्रक्टर तुरंत ही दरवाजे को खोल देता है और सभी को बताता है कि यह है तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर। हमें दिखाया जाता है वहां पर पहले से ही 3 लोग खड़े हुए थे। जैसे ही इन्हें देखता है तो अपने मन में कहने लगता है, क्या सचमुच उनका गोल वह एक सक्सेसर को पाने का नहीं है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना कैपेबल हो सकता है जो कि इन फ्लोर्स तक पहुंच सके। वह पहले से ही पीक मार्शल आर्टिस्ट है या फिर उससे भी ज्यादा। के बाद पहले शख्स को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों को ग्रेड करता है और अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है, उसका नाम युन जेसियो है और वह इंचार्ज है अराइथल फर्स्ट स्टाइल का। के बाद टकला इंस्ट्रक्टर तीनों के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि यह तुम्हारी स्किल्स के हिसाब से अपनी इंटरनल एनर्जी को रेगुलेट करेंगे, इसलिए तुम में से किसी को भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। के बाद युन जेसियो इन तीनों से कहने लगता है, पहले तुम सभी को एक मौका दूंगा ताकि तुम पहले ही अपनी हार मान लो।
अगर तुम टेस्ट में असफल हो जाते हो तो तुम्हें पूरे 3 साल तक तख्त का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। ली जियोंग इसे सुनते ही उसे कहने लगता है, और अगर हम इसे पार कर लेते हैं तो क्या हम ऊपर जा सकते हैं? इस पर सामने खड़ा शख्स कहने लगता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ली जियोंग इसे सुनते ही कहने लगता है, यह तो सचमुच काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैं खामखा चिंता कर रहा था कि दूसरों को इसके लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ली जियोंग तुरंत ही एक शख्स के सामने आकर खड़ा हो गया होता है और उसे कहने लगता है, मैं तुम्हें चुनता हूँ। इसे देखकर सामने वाला शख्स वह भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है, उसकी स्पीड वह सचमुच काफी ज्यादा तेज है, ये कहलाने लायक है। तो मार्शल मास्टर्स में से 2 का डिसाइपल होना। ली जियोंग अपने सामने खड़े शख्स से कहने लगता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करना। नियम से देखा देख एक शख्स के सामने आकर खड़ा हो गया होता और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसे चुनता हूँ। और साथ ही अपने मन में कहने लगता है, अगर फर्स्ट फ्लोर पर ही मैं अपनी ज्यादा एनर्जी को क्यों वेस्ट करूँ। उसके बाद वनवी को देखकर कहने लगता है, गुड लक कमीने। इसके बाद इंस्ट्रक्टर सभी से कहता है, तो चलो इस मैच को स्टार्ट करते हैं। वनवी के सामने जो अपोनेंट होता है वह वनवी को देखकर अपने मन में कहने लगता है, यह कितनी ज्यादा बेकार बात है कि मुझे मार्शल मास्टर्स में से एक के डिसाइपल से फाइट करने के लिए नहीं मिलेगा। और यह शख्स जो कि मेरे सामने खड़ा है, इसकी क्यूआई वह तो इतनी ज्यादा भी नहीं लग रही है। इसके अंदर हिम्मत तो काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सफर बस यहीं तक था। ना कहते ही इंस्ट्रक्टर तुरंत ही सभी को फाइट स्टार्ट करने के लिए कहता है। अगले ही पल दिखाया जाता है सभी लोगों को, वह सभी लोग किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। और दूसरी तरफ से ली जियोंग को, जिसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, हमें दिखाया जाता है वनवी को, जिसने कि अपना एक पंच सीधा ही अपने अपोनेंट को चिपका दिया होता है। वनवी का अपोनेंट वनवी की फिस्ट को खाने के बाद कहने लगता है, यह अभी तक अपने पावर को छिपा रहा था, यह तो एक मार्शल मास्टर है। और दूसरी तरफ से वनवी को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, मैं इन सब में सबसे पहले ऊपर जाने वाला हूँ। कोई कह रहा होता है, यह तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरप्लेन्स के 8 मार्शल मास्टर्स में से 2 के डिसाइपल यहाँ पर 8 फ्लावरिंग शैडोज ऑफ द विंड सेक्ट के सक्सेसर की सीट के लिए लड़ रहे हैं। पीछे खड़ा था वही टकला इंस्ट्रक्टर जो कि सामने एक शख्स को कह रहा होता है, फिर कौन ऐसी पोजीशन को इतनी आसानी से छोड़ना चाहेगा। सामने खड़ा शख्स इस पर कहने लगता है, उनमें से कोई सा भी यहाँ पर लालच के कारण नहीं आया है। यह 8 मार्शल मास्टर्स के सक्सेसर के बीच में एक कंपटीशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बात बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आखिर उनमें से कौन जीतने वाला है। इस पर पीछे खड़ा शख्स कहने लगता है, मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी भविष्यवाणी वह पूरी तरह से गलत है। इसे सुनते ही सामने खड़ा ओल्ड मैन वह कहने लगता है, क्या तुम मुझे यह कहना चाहते हो कि ब्लेजिंग किंग ऑफ द सुप्रीम ब्लेड का डिसाइपल वह काफी ज्यादा अच्छा है। इस पर टकला इंस्ट्रक्टर कहने लगता है, नहीं, कंपटीशन के बीच में एक और स्वॉर्ड्समैन है, मैंने केवल उसे 4थी मंजिल तक ही जाते हुए देखा, लेकिन वह सचमुच काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वह ली जियोंग के साथ सेम स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है। यह सचमुच काफी ज्यादा बेकार बात है कि इतना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन फिर भी उसे कोई नहीं जानता। इसे सुनते ही सामने खड़ा शख्स वह तुरंत ही अपने हाथ में एक ब्रश को उठा लेता है और बड़ी तेजी से अपने ब्रश को इधर उधर घुमाने लगता है। इसके अगले ही पल दिखाया जाता है टकला इंस्ट्रक्टर वह सामने किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है। उस ओल्ड मैन ने अपने सामने किसी शब्द को लिख दिया होता है। कहने लगता है, क्या तुमने कहा कि यह वह आदमी है इसके बारे में हम में से किसी ने भी कभी नहीं सुना, और यहाँ तक कि इतना ही नहीं बल्कि वह स्वॉर्ड चलाता है। तुमने कहा कि वह एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें वनवी को 8 फ्लोर के ऊपर दिखाया जाता है, जहां पर वनवी सभी को काटे जा रहा होता है। वनवी को इस तरह से सभी को पीटते हुए यह शख्स देख रहा होता है। यह होता है हेड ऑफ द जेड फॉर्म स्पेयर स्टाइल मून गुइक, जो कि अपने मनु कह रहा होता है, यह सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने जीत हासिल कर ली है 6 एक्सपर्ट्स के खिलाफ जो कि जेड फॉर्म पेयर स्टाइल का यूज करते हुए आपस में मिलजुल कर फाइट कर रहे थे। वह बिल्कुल ली जियोंग ग्युम की तरह ही स्किलफुल है। उसने कि इससे पहले इस टेस्ट को पास किया था। नहीं, अगर मैं सही महीनों में देखूं तो मुझे लगता है कि यह उससे भी कहीं ज्यादा इंप्रेसिव हो सकता है। इसके बाद हमें वनवी को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है, मैं इन सारी चीजों से काफी ज्यादा थक गया हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक का यूज करता तो मैं बहुत पहले ही ऊपर आ गया होता, क्योंकि सभी एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी पहचान छिपाने के लिए और भी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुझे अपनी स्वॉर्ड को इस तरह से घुमाना पड़ा कि लोग इसे बिल्कुल भी ना पहचान सके। मुझे साउथर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन की टेक्निक, हीरो अनाहिलेशन ब्लेड टेक्निक, सिल्वर थ्रेड का यूज करने से भी बचना पड़ा। मैंने अपने ब्लड डीमन स्वॉर्ड को भी सामा के पास ही छोड़ दिया है, केवल इसलिए ताकि कुछ दिक्कत ना हो। यहाँ पर यह काफी ज्यादा बुरा हो सकता था अगर ब्लड डीमन स्वॉर्ड को कोई भी पहचान लेता। लिटिल फेरी से सुनते ही वनविच कहने लगती है, लेकिन तुम जिन योंग से भी ज्यादा तेजी से ऊपर आने में कामयाब रहे हो।
वनवी इस पर कहने लगता है वह भी जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा। वह ली जियोंग ग्योंग और मेरे जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वह स्किलफुल पर्सन है। इसके बाद सीओ मून गुई को दिखाया जाता है, जो कि वनवी से कहने लगता है मैं काफी ज्यादा बधाई, क्योंकि तुमने पहले टेस्ट को क्लियर कर लिया है और टेस्ट का दूसरा पड़ाव वह कर लिया जाएगा। वह तुरंत ही वनवी को एक टोकन देते हुए कहने लगता है कि इसे रख लो, इसी 8th फ्लोर के ऊपर आ जाना, और अगर तुम टाइम से नहीं आते हो तो हम यह मान लेंगे कि तुमने अपनी हार मान ली है। वनवी ने उस टोकन को ले लिया होता है और कहने लगता है कल दूसरा टेस्ट है। वनवी उस जगह से बाहर आ गया होता है और कहने लगता है तो मुझे लगता है इसी वजह से मैंने इसे महसूस नहीं किया। लिटिल फेरी इस पर वनवी से पूछने लगती है आखिर तुमने क्या महसूस नहीं किया। वनवी बताने लगता है मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन इसके बाद ली जियोंग ग्योंग वह और सारे फ्लोर्स के ऊपर उससे भी ज्यादा स्पीड से जा रहा था। जब मैं 8th फ्लोर के ऊपर पहुंचा तो वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैंने सोचा था कि वह जिन सियोंग बैग से मिला होगा, वह हेड है वह 8th फ्लावरिंग शैडो ऑफ द विंड सेक्ट के, लेकिन मैंने वहां पर कोई भी क्यूआई को महसूस नहीं कर पाया था। स्वॉर्ड इस पर वनवी से पूछने लगता है वनवी क्या ली जियोंग ग्युम और जिन यंग वह तुम्हारी पास्ट लाइफ में भी कैसी तरह से मिले थे। वनवी इस पर कहने लगता है मैं इसके बारे में नहीं जानता। स्वॉर्ड इस पर वनवी से कहने लगता है मैंने सोचा था कि ली जियोंग ग्युम वह फ्यूचर में चलकर ऑर्थोडॉक्स मुरिम का सेंटर बनेगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि लोगों ने इसे पॉजिटिवली नहीं लिया। इसी वजह से वह इस जगह पर आया है ताकि वह इस सीट के लिए ट्राई कर सके। ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर वह क्या सोच रहा है। वनवी इस पर कहने लगता है कि यह जरूर अनलिबरल फैक्शंस और ऑर्थोडॉक्स मुरिम के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए होगा। लिटिल फेरी इस पर वनवी से कहने लगते हैं तो क्या तुम कहना चाहते हो कि अनलिबरल फैक्शंस और ऑर्थोडॉक्स मुरिम है दोनों फ्यूचर में एक साथ आ सकते हैं। वनवी इस पर कहने लगता है शायद अब इन बातों का सेंस बनता है, क्योंकि मुरिम एलायंस का यह कारण था जिसकी वजह से इनके बीच में यह एलायंस टूट गई थी। अगर सही तरीके से बताऊं तो मुरिम एलायंस के पास उनका कजन था बैक चियोल। दोनों ग्रुप वह पूरी तरह से सफल रहे कल्ट को ढूंढने में, क्योंकि वह इन दोनों का ही कॉमन एनिमी था। इसके बाद मुरिम एलायंस और अनरिबल फैक्शंस को दो बराबर भागों के अंदर बांट दिया। हर कोई खुश था कि यह बात सोचकर अब सारे में खुशी आ जाएगी, अब सारे में शांति रहेगी। इसके अलावा अलायंस को मजबूत करने के लिए मुरिम एलायंस हेड के चचेरे भाई यानी कि कजन बैक चियोल की शादी आंग यंगहा से कराई। अनरिबल फैक्शंस के हेड की लड़की थी, हालांकि पावर वह इतनी आसानी से साझा नहीं होती, दोनों पावर्स अलग अलग बातें कहती, इसकी वजह से हमेशा ही उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती, इतना ज्यादा कि वे बिल्कुल भी नहीं लगते जैसे कि वह आपस में अलॉय हो। और तब उस समय पर वह घटना घटी। दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि अलायंस हेड के पास आ जाता है और कहने लगता है कि आपको यह देखने आना होगा मैडम वंग ने क्या किया है। बताया जाता है बैक चियोल की वाइफ वांग यंगहा ने आत्महत्या कर ली। उसने एक नोट लिखा कि दूसरों को उनकी मौत के ऊपर शक न करने दे, क्योंकि वह अपने पति का प्यार पाने में असफल रही थी, लेकिन बेंग हांग मुक को इसके बारे में पता था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। दिखाया जाता है बैक चियोल को जो कि किसी से कहता है ब्रदर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। बैक चियोल आगे कुछ कर पाता उससे पहले उसके सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है। अलायंस हेड उससे कहने लगता है हमारी वाइफ ने आत्महत्या कर ली है, यह सब कुछ हुआ था तुम्हारे अफेयर्स और लगातार ड्रिंक करने की वजह से। मैंने तुम्हें कितनी बार इसके बारे में कहा था कि अपने परिवार की शांति की रक्षा और मुरिम एलायंस की शांति की रक्षा करनी है। इतना कहते ही वह तुरंत ही वांग चियोल के एक हाथ को काट देता है। इसके बाद आगे बताया जाता है बैक वांग चियोल ने अपने चचेरे भाई का दाहिना हाथ काट दिया और वफी के तौर पर उसे अनरिबल फैक्शंस के अंदर भेज दिया। दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि उस बॉक्स के सामने खड़ा हुआ था, वह तुरंत ही उस बॉक्स को एक जोरदार लात मार देता है जिसके अंदर बैक चियोल का हाथ रखा हुआ था। लात मारते हुए कह रहा होता है क्या सिर्फ एक हाथ, क्या उसे सचमुच जिसके बारे में लगता है कि मेरी बेटी की कीमत वह सिर्फ उसके भाई के एक हाथ के बराबर है। यह सब कुछ हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। उस शख्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगता है लेंस हेड को इसके बारे में बताओ कि हमें उसके भाई का सर चाहिए, उस कमीने बैक चियोल का। हालांकि मुरिम एलायंस ने इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। तरह से उनके रिश्तों के बीच दरार आती चली गई और वे टूट गए। सोडी से सुनते ही लिटिल फेरी से कहने लगता है लेकिन अलायंस वह इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। लिटिल फेरी इस पर कहने लगती है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वनवी इस पर कहता है सोड वह बिल्कुल सही कह रहा है कि अलायंस वह इतनी आसानी से नहीं टूटती। लिटिल फेरी इस पर पूछने लगती है लेकिन आखिर क्यों। इस पर वनवी बताने लगता है कि रिबल फैक्शंस के अंदर टोटल 4 मार्शल सेक्ट हैं। उन सेक्ट के लीडर्स को 4 ग्रेट लीडर्स कहा जाता है, क्योंकि अनरिबल फैक्शंस का कोई भी लीडर नहीं था, तो इसलिए चारों सेक्ट लीडर्स वह एक साथ मिलकर एक मीटिंग के अंदर दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। अनरिबल फैक्शंस इसके बाद क्या कदम उठाएगा
उसमें से एक सेक्ट ऐसा था जो कि हमेशा ही अलायंस को तोड़ना चाहता था। वह 8 फ्लावरिंग शेडोज ऑफ द विंड सेक्ट था। उनमें से 2 सेक्ट ऐसे थे जो कि अलायंस को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वह 2 हिस्सों में बट गया और इसकी वजह से लास्ट में अलायंस टूट गई। मैं मानता हूँ कि मुरिम अलायंस ने ली जियोंग ग्युम को इसलिए भेजा होगा। यदि ली जियोंग ग्युम 8 फ्लावरिंग शेडो ऑफ द विंड सेक्ट का सक्सेसर बन जाता है तो यहाँ पर टोटल 3 सेक्ट हो जाएंगे जो कि मुरिम अलायंस के साथ अलायंस में होंगे। हालांकि यहाँ पर एक बात है जिसे कि वे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते और वह यह है कि जिन सियोंग बैक की डेथ। जिन सियोंग बैक जो कि सेक्ट लीडर है 8 फ्लावरिंग शेडो ऑफ द विंड सेक्ट का, जिन सियोंग बैक की मृत्यु के साथ अनरेबल फैक्शन से यह अनाउंसमेंट करेंगे का पुराना सिस्टम वह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये लोग चियोन मू सियोंग डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड एम्परर को इसके बाद इस फैक्शन की पोजीशन का लीडर बना देंगे। वन स्वॉर्ड इस पर उनसे कहने लगता है, वनवी तो क्या वह वही है जिसने कि तुम्हारे फादर को मारा होगा? इस पर कहने लगता है कि इसकी संभावना वह बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। मैं एक बात को लेकर तो पूरी तरह से श्योर हूँ, एग्जाम के अंदर हर कोई अलाउ है, बस तो यह है कि का असली कारण है रिवल फैक्शंस की ताकत को बढ़ाना। वे आगे कहने लगता है, अगर मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं पिछले जीवन के बारे में सोचूं तो रिवल फैक्शंस के चारों सेक्ट वह दूसरे से फाइट कर रहे हैं पावर के लिए। फिर फेरिस पर से कहने लगती है, लेकिन तुम्हारे फादर को मरने में तो अभी टाइम है ना? इस पर कहने लगता है, हाँ, लेकिन मैं इस बार उन्हें बिल्कुल भी नहीं मरने दे सकता। अगर वह मर जाता है तो मैं कभी सच्चाई को नहीं जान पाऊंगा। दूसरा टेस्ट कल दोपहर है तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जिस जगह पर खड़ा होता है तभी उसके पीछे एक शख्स आ गया होता है और उसे कहने लगता है, क्या मैं तुमसे तुम्हारा थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? ये इस पर पीछे दिखते हुए कहने लगता है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन क्योंकि पहला पड़ाव क्लियर हो गया है तो इसलिए मैं बस अब आराम करना चाहता हूँ। ये खड़ा शख्स इस पर कहने लगता है कि डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड एम्पर वह तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही इस शख्स को देखता है और इसकी बातों को सुनता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। उन भी अपने मन में कहने लगता है, लेकिन आखिर क्यों? जॉन मू सियोंग आखिर वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है? और यह शख्स जो कि हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, यह ओल्ड मैन यह होता है ऑर्थोडॉक्स डिवाइन मार्शल सेक्ट लीडर डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड एम्परर चियोन मू सियोंग। ने फ्लावरिंग शेडो ऑफ द विंड सेक्ट पहले पड़ाव को क्लियर कर लिया था। वहां से आगे कहीं जा पाता उससे पहले ही वनवी के पास एक शख्स आ गया होता है और वह वनवी को चियोन मू सियोंग जो कि डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड एम्परर होता है उसके पास ले जाने लगता है कि चियोन मू सियोंग वह खुद वनवी को उस जगह पर बुला रहा होता है। तो अब आगे में दिखाया जाता है वनवी को उसी शख्स के साथ जो कि वनवी को लेकर एक जगह पर आ गया होता है। वह शख्स आगे जाते हुए तुरंत ही पीछे मुड़ता है, वनवी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, लेट इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे माफ कर देना। मैं फंडामेंटल पावर डिस्ट्रॉइंग सेक्ट लीडर गैप वन चून हूँ। जैसे इस बात को सुनता है तो अपने कहने लगता है कि किस तरह की बकवास है, क्या वह शख्स सचमुच रिवल फैक्शंस के 4 फैक्शंस में से एक का लीडर है? तो इसके बाद उस शख्स से कहने लगता है, मैंने तो इसके बारे में सोचा था कि आप 8th फ्लावरिंग शैडो ऑफ द विंड सेक्ट के ही एक मेंबर होंगे, क्योंकि तुम इस तरह से एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि तुम एक गार्ड हो। वॉन जून इस पर कहने लगता है, मैं सिर्फ एक सुपरवाइजर हूँ, नहीं चला सकते कोई भी पब्लिक इवेंट अनरिवल फैक्शंस के अंदर विदाउट एक सुपरवाइजर के बिना दूसरे सेक्ट में। वन शॉट जैसे इस बात को सुनता है तो वनवी से कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि अनरिवल फैक्शंस के अंदर जितने भी सेक्ट है वह एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं। वनवी भी से सुनते कहने लगता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे कि पूरी तरह से सच थी कि अनरिवल फैक्शंस के अंदर 2 ग्रुप अलग अलग बटे हुए हैं। लिटिल फेरी भी से सुनते कहने लगती है, तो क्या सचमुच ऐसा ही है? हमें दिखाया जाता है हेवनलेस ट्रूथ सेक्ट के साथ होता है फंडामेंटल पावर डिस्ट्रॉइंग सेक्ट, दूसरी तरफ होता है ओशियन हेवन क्रिस्टल सेक्ट के साथ फ्लावरिंग शैडो ऑफ द विंड सेक्ट। इस पर कहने लगता है, अभी यह कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन अब तो मुझे भी इसके बारे में ऐसा ही लगता है। के बाद वनवी को वॉन जून एक जगह पर लेकर आ गया होता और कहने लगता है, तो यह वही है। वनवी से देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, यह तो बिल्कुल भी हेवनलेस ट्रू सेक्ट की बिल्डिंग नहीं लग रही है, यह तो बिल्कुल एक श्राइन की तरह लग रहा है जिसे कि पेड़ ने पूरी तरह से घेर रखा हो। वॉन जून तुरंत ही वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहने लगता है, मुझे अपनी जगह पर वापस जाना होगा। वनवी उसे कहने लगता है, क्या हम लोग साथ ही नहीं जा सकते? जून इस पर वहां से जाते हुए कहने लगता है कि मुझसे सिर्फ तुम्हें इस जगह पर लाने के लिए कहा गया था और कुछ नहीं। उन भी उसे वहां से जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, यह कितना बकवास बहाना था, पर उसकी जगह वह इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो उसे वहां से वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन हो गया है कि फंडामेंटल
पावर डिस्ट्रॉइंग सेक्ट और हेवन लेस्ट्रो सेक्ट, यह दोनों आपस में मिले हुए हैं। वनवी वहां से उस श्राइन के अंदर आ जाता है और आते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर उससे कहा गया होगा कि अकेला भेजने के लिए। वनवी सामने देखते हुए कहने लगता है कि इसके अंदर से अगरबत्तियों की स्मेल आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि सचमुच यह एक श्राइन हो और यह शख्स जो कि मेरे सामने पीट करके खड़ा हुआ है यह जरूर चियान मूचियांग ही होना चाहिए। मैं जिसकी युवाई को बाहर से महसूस कर रहा था वह जरूर इसी की होनी चाहिए। इसके बाद वनवी की नजर जाती है यहीं पर बैठे एक और लड़के के पास। उसे देखते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि इसके पास भी सेम अमाउंट है जितना कि मेरे पास है। इसके बाद दिखाया जाता है चियान मूचियांग को जो कि वनवी से कहने लगता है 8 फ्लावरिंग शेडो ऑफ द विंड सेक्टर के पहले पड़ाव को पार कर लिया है। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वनवी चियान मूचियांग को ग्रीट करते हुए बताने लगता है उसका नाम हा वॉन है और वह फ्लावरिंग शैडो सेक्ट से इस जगह पर आया है। के बाद चियान मूचियांग कहने लगता है फ्लावरिंग शैडो सेक्ट, मैंने सोचा था कि वे लोग लगभग 100 साल पहले ही पूरी तरह से डिसअपीयर हो गए थे। अब इन बातों का मतलब समझ में आ रहा है कि लोग आखिर तुम्हारे बारे में क्यों कुछ नहीं जानते। मैं तुमसे इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है आखिर वह कौन सी है? वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है मेरे पास जो स्वॉर्ड है आखिर यह इसके बारे में क्यों जानना चाहता है? वनवी इस पर उससे कहने लगता है कि क्योंकि स्वॉर्ड सबसे अच्छा वेपन होता है। चियान मूचियांग इस पर वनवी से कहने लगता है कि स्पेयर सीखना वह और भी ज्यादा आसान होता है, उससे ज्यादा आसान होता है एक ब्लेड को सीखना। स्वॉर्ड को चलाने में अगर महारत हासिल करनी है तो एक आदमी को काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है। तुम एक स्वॉर्ड्समैन के रास्ते पर चल रहे हो तो तुम इतनी सी मामूली बात सीखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वनवी से सुनते ही अपने मन कहने लगता है क्या वह 8th फ्लावरिंग शेडो ऑफ द विंड सेक्ट के बारे में बात कर रहा है? चियान मूचियांग वनवी से आगे कहने लगता है अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्ड चलाने में बिताना ही काफी नहीं है, लेकिन तुम एक सच्चे स्वॉर्ड्समैन के तौर पर अपने रास्ते से भटकने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम अपने स्वॉर्ड की रोने की आवाज नहीं सुन सकते? टिल वैरी जैसी इस बात को सुनती है तो कहने लगती है कि वह किस तरह की बकवास बातें कर रहा है कि हम यहाँ पर रो रहे हैं। एवन स्वॉर्ड भी इस पर कहने लगता है कि क्या उसके अंदर सचमुच एक स्वॉर्ड्समैन होने के नाते थोड़ा भी प्राउड नहीं है? चियान मूचियांग आगे वनवी से कहने लगता है कि तुम्हें किसी ऐसे मास्टर की कोई जरूरत नहीं है जो कि तुम्हें बेकार टेक्निक को सिखाता है, बल्कि तुम्हें किसी ऐसे टीचर की जरूरत है जो कि तुम्हें स्वॉर्ड्समैन के अंदर नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सके। तो इसी वजह से तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। वनवी जैसे इस बात को सुनता है तो चियान मूचियांग को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि यह काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा। इसे सुनने के बाद सचमुच काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं टेस्ट को बीच में ही छोड़ देता हूँ तो 8 फ्लोइंग शेडोज ऑफ द विंड सेक्ट का सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा पूरे 3 साल तक। चियान मूचियांग इस बात को सुनते ही वनवी से कहने लगता है कि रूथलेस डिवाइन विंड उसका कोई इरादा नहीं है कि वह अपना एक सक्सेसर चुने। क्या तुम्हें सचमुच इसके बारे में लगता है कि सिर्फ एक डिसाइपल पाने के लिए वह इतनी ज्यादा दूर तक जाता, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट इस तरह से कर देता? यहाँ पर आने वाला कोई भी मार्शल मास्टर वह पास नहीं हो पाया। मुझे पूरा यकीन है किसी न किसी वजह से तुम भी इसमें फेल हो जाओगे। रूथलेस डिवाइन विंड वह सिर्फ अपनी पावर का शो ऑफ करना चाहता है। वनवी जैसे इस बात को सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है कि मैं इस बात को पहले से ही जानता हूँ, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरा तो लास्ट गोल वह है जिन सियोंग बैक से मिलना है। के बाद वनवी चियान मूचियांग से कहने लगता है कि आपकी इस गुडविल के लिए मैं काफी ज्यादा थैंक यू करता हूँ, लेकिन मैं पहले से ही टेस्ट के बीच में हूँ, तो फिर आखिर मैं कैसे बीच में ही हार मान सकता हूँ? और साथ ही वनवी अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं इसके इनविटेशन को ठुकरा देता हूँ तो इससे भी ये काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा। के बाद चियान मूचियांग वह वनवी से कहने लगता है क्या तुम मेरे इनविटेशन को ठुकरा रहे हो? वनवी इस पर कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम रूथलेस डिवाइन विंड के एक एनिमी बन जाओ। इसी वजह से मैं इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और साथ ही मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा। वनवी ऐसा कह ही रहा होता है तभी वनवी जिस जगह पर खड़ा हुआ था उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है, यानी कि उसके नीचे दरवाजा था जो कि खुल जाता है। इसकी वजह से वनवी उसके नीचे गिर जाता है। चियान मूचियांग वनवी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम देता हूँ। ये पूरा यकीन है कि जब तुम्हें एक गुडविल की जरूरत पड़ेगी तब तुम जरूर अपने माइंड को बदल लोगे। इस जगह पर रहकर आराम कर सकते हो, गहराई से इन बातों के ऊपर विचार कर सकते हो। चियान मूचियांग के पास में जो लड़का बैठा हुआ था वह चियान मूचियांग से कहने लगता है मास्टर क्या आपको सचमुच इसके बारे में लगता है कि वह इतना ज्यादा स्किल्ड है? मुझे तो इसके ऊपर रत्ती भर भी यकीन नहीं आ रहा कि वह थोड़ा सा भी टैलेंटेड है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसके ऊपर अपना समय बर्बाद करना चाहिए। चियान मूचियांग इस पर उस लड़के से कहने लगता है मु हुयुक फ्लोइंग स्वॉर्ड सेक्ट से होने के बावजूद भी उसने अपने 3 ट्रेजर्स की वही पाथवे को ओपन कर लिया है।
इस बात का मतलब बनता है क्योंकि तुम उसकी क्यूआई को सही ढंग से रीड नहीं कर सकते कि तुमने अभी तक थ्री ट्रेजर्स क्यूआई पाथवे के रास्ते को नहीं समझा है। मैंने उस लड़के को यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं उसे टाइगर समझ रहा था, लेकिन वह तो एक ड्रैगन निकला। वो ह्यूक इस पर क्यों मुंह से उसे कहने लगता है कि मास्टर, अगर वह कहता है कि वह एट्थ फ्लावरिंग शैडो ऑफ द विंड सेक्ट का एक सर्वेंट बनने के लिए तैयार है तो आप क्या करोगे। क्यों मुंह से इस पर कहने लगता है कि फिर तो मैं उसे तब तक यहीं पर बंद रखूंगा जब तक कि वह अपना मन नहीं बदल लेता। ह्यूक इस पर कहने लगता है कि मैं इसके बारे में समझ गया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उसके प्रेशर पॉइंट को सील कर दूंगा। जैसे ही वहां से स्मोक क्लियर हो जाता है तो मैं उसे जेल के अंदर डाल दूंगा। और जॉन म्यूजियम कहने लगता है कि मैं यह सारी बातें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वनवी को, जिसने कि अपने सिल्वर थ्रेड्स का यूज करते हुए अपने आप को बीच हवा में ही लटका लिया होता है। फिल फेरी को यह चीज देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिर यह कायरो वाली चाल थी, क्या तुम सचमुच मुरीम के 8 मार्शल मास्टर्स में से एक होने के भी लायक हो। वनवी इस पर कहने लगता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। मूसियंग ना तो वह ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से है और ना ही ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से और ना ही वह अनरिबल्ड फैक्शन से, लेकिन फिर भी उसका नेचर वह इस तरह का है। वनवी नीचे की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि यह तो एसिड पॉइजन है और साथ में स्लीपिंग स्मोक भी, कम से कम यहाँ तो ऊपर ऐसा नहीं हो रहा है। तवंग स्वॉर्ड इस पर वनवी से कहने लगता है, वनवी तुम्हारा क्या ख्याल है, यहाँ से ऊपर जाकर दरवाजा तोड़कर हम बाहर निकले। वनवी इस पर कहने लगता है, नहीं, मैंने पहले जो क्यूआई महसूस की थी वह चन मूसियोंग की नहीं, मू ह्यून की थी। मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ कि उसकी क्यूआई और उसकी वॉइस दोनों ही दूर जाती जा रही है, लेकिन मैं चून म्यूसियम की क्यूआई को अभी भी महसूस कर सकता हूँ, जो कि अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। इसी वजह से मैं ऊपर नहीं जा सकता। मैं उसी जगह पर लटके हुए नीचे की तरफ देखता है और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे पास अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़के को, जो कि एक जगह पर लालटेन लेकर आ गया होता है और कहने लगता है, यहाँ पर ऑलरेडी 4 घंटे बीत चुके हैं, तक तो उसने उस स्मोक को सूंघ लिया होगा। ना कहते ही वह अपने लालटेन से आगे की तरफ देखने लगता है और कहता है, लेकिन वह तो यहाँ पर नहीं है। इतने में वनवी तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है। वह शख्स जो कि आगे की तरफ देख रहा होता है कहने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, लेकिन वनवी तुरंत ही उसके पीछे आकर उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को पूरी तरह से सील कर देता है। वनवी अपने मन में जॉन मूसियोंग की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उसने कहा था, जब एक बार वनवी अगर उस स्मोक को सूंघ लेता है तो उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को सील करके उसे जेल के अंदर डाल देना। लड़का नीचे पड़े हुए अपने मन में कहने लगता है, लेकिन 4 घंटे तक यह इसी जगह पर था, फिर भी यह अभी तक भी अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर पा रहा है। स्मोक को इनहेल करने के बाद भी। वनवी तुरंत ही उस लड़के के पास आ जाता है और उसे कहने लगता है, मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे सही से जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। वह लड़का इस पर वनवी से कहने लगता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वनवी इस पर उसे कहने लगता है कि पहले पहले तो हर कोई इसी तरह से बात करता है। इतना कहते ही वनवी उसके हाथ की उंगलियों को तोड़ देता है। उसके बाद वनवी से कहने लगता है, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ पर है। उसके थोड़ी देर बाद वनवी को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, वह सचमुच काफी ज्यादा डिटरमाइंड है। मैंने उसकी सारी उंगलियां लगभग तोड़ दी है, यहाँ तक कि उसके नाखूनों को भी उखाड़ दिया है, लेकिन फिर भी वह अभी तक एक बार भी नहीं चिल्लाया है। मैं इससे इस तरह से कुछ भी नहीं उगलवा पाऊंगा। ये तुरंत ही उसे एक जोरदार किक मार देता है और उसे दूसरी तरफ फेंकते हुए कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे अब दूसरा तरीका अपनाना होगा। वह लड़का वनवी की किक खाने के बाद दूर जाकर गिरता है। वनवी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा ट्रेंड हो, मुझे लगता है कि मुझे हार माननी पड़ेगी कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं उगलवा पाया हूँ अभी तक। वनवी की आंखें चमक रही होती है और वनवी से आगे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लगता है कि मुझे तुम्हारे मुंह को परमानेंट बंद करना पड़ेगा। ना कहते ही वनवी कुछ कर पाता, उससे पहले ही एक अटैक सीधा ही वनवी को आकर लगता है। लड़के को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन एक स्वॉर्ड उसके सामने आ गई होती है। यह होता है चॉन मूसियोंग, जो कि उस लड़के से कहने लगता है, फिर मू हुयुक, वह कहाँ पर है, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। पर वह लड़का बताने लगता है कि चेक लीडर, बात यह है कि मैंने कहा कि मैं खुद इस लड़के का ख्याल रख लूंगा कि यह पहले ही नॉकआउट हो चुका होगा। पर चून म्यूसियम कहने लगता है, अपने मुंह को बंद रखो, जाकर मुंह हुक को इस जगह पर लेकर आओ। म्यूसियम उसे घूरते हुए कहने लगता है, जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ पर लेकर आओ। इसे सुनते ही वह लड़का भी तुरंत ही हाँ में जवाब देकर मुंह हुक को लेने के लिए वहां से चला जाता है। लिटिल फेरी चॉन म्यूसियम की तरफ देखते हुए कहने लगती है, आखिर ये किस तरह की बकवास है, अचानक से ही तुम्हें क्यों सुनने लगा है। दूसरी तरफ से चॉन म्यूसियम वह वनवी से कह रहा होता है, इल्यूजनरी आइस का 3rd लेवल। मैंने उसे चॉन म्यूसियम का इल्यूजन दिखाया कि चॉन म्यूसियम वह मुझे पीट रहा है,
यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं, वनवी ने इस जगह पर अपने फ्यूजन आइस का यूज किया था ताकि वह उस लड़के को दिखा सके कि यहाँ पर चॉन मूसियोंग आ गया है। लेकिन एक्चुअली में तो चॉन मूसियोंग वह कभी इस जगह पर आया ही नहीं था। वे आगे कहने लगता है यह शायद लंबे समय तक काम ना करे, लेकिन मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है कि वह चॉन मूसियोंग के खिलाफ तो नहीं जाएगा। बस हम लोगों को उसका पीछा करना है ताकि हम इस जगह से बाहर निकल पाए। दिखाया जाता है उसी लड़के को जो कि वनवी के एक्यूपंक्चर पॉइंट को सील करने के लिए आया था। वह बड़ी तेजी से वहां से भाग रहा होता है। तुरंत ही आगे जाते हुए एक दीवार के पास पहुंच जाता है और उस दीवार के अंदर एक ईंट को प्रेस करने लगता है। वह लड़का आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही दिखाया जाता है उसके पीछे वनवी को। वह दरवाजा जो कि धीरे धीरे खुल रहा होता है, लेकिन वनवी ने तुरंत ही उस लड़के को पकड़ लिया होता है। कहने लगता है अगर तुम सचमुच से मिलने के लिए वहां पर जाओगे तो तेरे लिए चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। मैं हेवन स्वॉर्ड ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है वनवी क्या तुमने सुना? जिस पर वनवी भी हाँ में जवाब देता है। वनवी कहने लगता है हाँ, मैं बहुत सारी स्वॉर्ड्स की आवाजों को सुन सकता हूँ। यह लगभग 50 के करीब होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी फिलहाल हेवन लेस ट्रू सेक्ट टावर के नीचे हूँ। स्वॉर्ड कहने लगता है मुझे सचमुच इसके ऊपर भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से निकलने का रास्ता वह हेवन लेस ट्रू सेक्ट टावर के नीचे से होगा। वे इस पर कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ तो मैं इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा। अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो म्यूहिक या फिर डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड वह इस जगह पर आ जाएंगे। यह सचमुच काफी ज्यादा बुरा है। क्या मेरे पास कोई और चारा नहीं है अपनी जान को जोखिम में डाले बिना यहाँ से बाहर निकलने का? में लिटिल फेरी वनवी से कहने लगती है वनवी रुको, अभी अभी सच मेरे दिमाग में एक मस्त प्लान आया है, तुम इसे आजमाना चाहोगे? वनवी इस पर कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। हमारी हंसी को देखने के बाद लिटिल फेरी वनवी को एक जगह पर लेकर आ जाती है और कहने लगती है अब तुम अभी अभी इस जगह से निकले थे तो क्या तुमने इस जगह को देखा था? वनवी इस पर कहने लगता है यह तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। चीन ने इतने मोटे स्टील के दरवाजे को पूरी तरह से खराब कर दिया है। नहीं जानता आखिर वह कौन था, लेकिन वह सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल रहा होगा। लिटिल फेरी वनवी से कहने लगती है कि मेरा प्लान यह है कि तुम इस स्टील के दरवाजे को खोल दो, फिर वह आदमी जो कि इस दरवाजे के पीछे है वह भागने की कोशिश करेगा। स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है कि वह काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। लिटिल फेरी सोच रही होती है कि इसके पीछे होगा ही यकचॉन। कहने लगती है वह काफी ज्यादा परफेक्ट होगा इस रोल के लिए। जैसे ही वह इस दरवाजे से बाहर निकलेगा और सारे में हंगामा मचाना चालू कर देगा, तुरंत ही हम इस जगह से बाहर निकल कर भाग जाएंगे। स्वॉर्ड इस पर लिटिल फेरी से कहने लगता है लेकिन आखिर तुम कैसे इस बात को मेक श्योर कर सकती हो कि वो व्यक्ति दरवाजे के पीछे है? जैसे ही बाहर आएगा तो वह सारे में हंगामा मचाना चालू कर देगा। लिटिल फेरी इस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगती है कि अगर उसने इस दरवाजे का ये हल कर दिया है तो यह तो नॉर्मल सी बात है कि वह जरूर काफी ज्यादा गुस्से में होगा। स्वॉर्ड पर कहने लगता है यह तो सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। सुनते ही लिटिल फेरी हेवन स्वॉर्ड को जोर जोर से उठाकर घुमाने लगती है। उन्हें उन दोनों को ही शांत करते हुए कहने लगता है मुझे नहीं पता कि चीजें किस तरह से जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल तो यह देखने में इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा है। अगर उसके जैसा कोई स्किलफुल पर्सन वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। वह दरवाजे को खोलते हुए कहने लगता है काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं उससे भी पहले भागना चाहता हूँ। वह जैसे ही सामने देखता है तो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि तुरंत ही किसी ने वनवी के हाथ को पकड़ लिया होता है। वनवी से देखकर कहने लगता है मैंने तो सोचा था कि वह थोड़ा बहुत दूर होगा, क्योंकि मैंने गेट के पास से कोई भी क्यूआई को महसूस नहीं किया था। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। वनवी थी उस हाथ को झटकाने लगता है। वनवी का हाथ पकड़ा गया था, तुरंत ही उसके हाथ से अपने हाथ को छुटाने के बाद तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये बात वनवी जैसे ही सामने देखता है तो वनवी पूरी तरह से शांत हो जाता है। वनवी कहने लगता है काले बाल और काली आंखें, लेकिन यह चेहरा तो यह तो बेक ही हांग है। बेक ही हांग वह भी वनवी की तरफ देखती और कहने लगती है सो वनवी के बाद सीन चेंज होकर हमें कुछ हफ्ते पहले सांगसी प्रेवियांस के लुओचुआन काउंटी का सीन दिखाया जाता है एक शख्स को, इसके पीछे कोई आ गया होता है। सामने वाला शख्स उससे कहने लगता है मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। वह होती है बेक ही हांग, जो कि कहने लगती है मैं सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ, क्या तुम मेरे सबॉर्डिनेट बनोगे थर्ड सुप्रीम? यह होता है ब्लड वाइपर किंग गुजियोंग, जो कि कहने लगता है मैंने पहले ही लेटर के माध्यम से सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। हंग इस पर कहने लगती है कि हाँ तुमने कहा था उस व्यक्ति का सपोर्ट करोगे जो कि ब्लड डीमन स्वॉर्ड को वापस ले आएगा। थर्ड सुप्रीम, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि ब्लड कल्ट अगर वह उसके अंडर में चला जाता है तो उसका कोई फ्यूचर भी होगा? जोंग इस पर कहने लगता है किसी व्यक्ति की राय जनता के सामने पूरी तरह से बेकार होती है। वह कल्ट के एक मेंबर के रूप में सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है।
पीछे हेई हंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, लेडी हेई हंग प्लीज, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें। एक हेई हंग वहां से जाते हुए अपने मन में कहने लगती है, और इसी तरह से एक रियो नाहक का सपोर्ट 3 सुप्रीम कर रहे हैं। ब्लड डीमन स्वॉर्ड उस बेवकूफ स्वॉर्ड द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को स्वीकार करना वह यह है कि वह उसको फॉलो करेंगे। कितनी ज्यादा रेडिकुलस बात है। ब्लड कल्ट वह है ना की ताकत के बल पर बल्कि स्वॉर्ड के बल पर बन रहा है। हालांकि यह कोई बात नहीं है जो कि किसी व्यक्ति के रूप में मैं कह रही हूँ। इम्प्रूवमेंट के मामले में एक निश्चित लेवल तक पहुंच गया है। कामाचक से हारने के बाद मैंने आइसोलेशन ट्रेनिंग करके अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह सब कुछ बिल्कुल भी प्लान के हिसाब से नहीं चला। अगर मुझे 8 मार्शल मास्टर्स में से किसी एक की टीचिंग रिसीव हो जाती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं आगे बढ़ने का रास्ता खोज सकूं। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इस बाजी को पलटने में कामयाब हो सकूं। जब दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि हेई हंग के पीछे आ जाता है। जैसे ही वह हेई हंग को आवाज देता है तो हेई हंग उससे कहने लगती है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम भी यहाँ पर आए हो मेरा मजाक उड़ाने के लिए? यह होता है 4th सुप्रीम जो कि कहने लगता है, मैं 3rd सुप्रीम को मनाने की कोशिश करूंगा। हेई हंग इस पर कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। 1st सुप्रीम वह अभी भी आइसोलेशन ट्रेनिंग के अंदर है। सॉरी, यह है 4th नहीं बल्कि होता है 2nd सुप्रीम। कहने लगता है, हाँ जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता है वह अभी भी आइसोलेशन ट्रेनिंग के अंदर है। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि आपने अभी तक इतने समय से अपने अंदर कोई सुधार नहीं पाया है? पर हेई हंग कहने लगती है, हाँ मैं सोचा कि वह कुछ टीचिंग्स प्रोवाइड कर सकता है। पीछे खड़ा शख्स इस पर कहने लगता है कि यहाँ पर एक और तरीका है लेकिन यह थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। पर हेई हंग पूछने लगती है, और वह क्या है? के बाद हमें हेई हंग वुनवी को मिली थी उससे 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है उसी टोकन को जैसा कि वुनवी को मिला था। और कोई कह रहा होता है पहले पड़ाव को पार कर लिया है, दूसरा टेस्ट वह कल 12 बजे शुरू होगा। और कोई कह रहा होता है अनरिवेल्ड फैक्शंस रूथलेस डिवाइन विंड जो कि 8 मार्शल मास्टर्स में से एक है, उसके एक सक्सेसर के तौर पे उसे ढूंढते हुए अब फिलहाल इस जगह पर आ गई हूँ। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सक्सेसर वह ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से है या फिर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से। यह तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। फाइनली मेरे पास एक मौका आ गया है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का और रिबल फैक्शन से थोड़ी सी पावर उधार लेने का। इतने में दिखाया जाता है उसी टकले को जो कि पहले वनवी के सामने आया था। हेई हंग के सामने भी आ जाता है और उसे कहने लगता है, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है? डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड एम्परर वह आपसे मिलना चाहता है। सेम वही सारी चीजें रिपीट होने लगती है जैसा कि वनवी के साथ हुआ था। हेई हंग को भी कुछ समझ में नहीं आता आखिर डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड ने उसे क्यों बुलाया है। लेकिन जैसा कि उसने वनवी से कहा था, सैम तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ। हंग ने भी तुरंत ही इसके लिए मना कर दिया था कि मैं आपके डिसाइपल नहीं बन सकती। सैम इसी तरह से डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड ने हेई हंग को भी उस तहखाने में कैद कर दिया था। हमें दिखाया जाता है उसी स्टील के दरवाजे को जो कि उस तहखाने के अंदर था। हेई हंग अंदर से ही उस दरवाजे के ऊपर अटैक करने लगती है। वह ओल्ड बास्टर्ड कहीं का डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड को इसी तरह से गाली देते हुए उसी गेट के ऊपर कई सारे अटैक करती है। नए में बैक हेई हंग को सामने से आवाज आती है, आखिर तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? होता है मू ह्यून हेई हंग से कह रहा होता है, उन्होंने तुम्हें अपना एक डिसाइपल बनने के लिए कहा था। इस तथ्य को जानने के बाद भी कि तुम उनके सामने एक चेहरे पर मास्क को पहनकर आई हो, ऐसा मौका मिलना वह सचमुच काफी ज्यादा कठिन है। हेई हंग अंदर से ही कहने लगती है, मैं भी तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। अगर तुम अभी दरवाजे को खोल देते हो तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगी। मू ह्यून जैसे इस बात को सुनता है तो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है, मुझे एक मौका दोगे? मैं तो अभी तक यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अभी खुद किस सिचुएशन में पड़ी हुई हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा करेज है, इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर निकलने के लिए भीख मांगोगी। न कहते ही मू ह्यून से जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसे देखकर हेई हंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस दरवाजे के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इसकी जैसी कोई चीज वह मुझे सोने के लिए मजबूर कर सकती है? यहाँ पर बात हो रही थी उसी स्मोक की। हेई हंग जैसे ही अटैक करती उससे पहले ही हेई हंग एकदम से ही किसी दूसरी जगह पर अपने आप को पाती है। हेई हंग को कुछ समझ में नहीं आता कि एकदम से ही यहाँ का माहौल पूरी तरह से कैसे बदल गया। इतने में हेई हंग को सामने से आवाज आती है, इस सब का कारण हो तुम। दिखाया जाता है हेई हंग को उसके गले को कोई दवा नहीं लगता है। दबाते हुए कह रहा होता है, तुम यूजलेस पिच कहेंगी, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। हेई हंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहती है, सचमुच यह मेरा अपराध है, आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी। यह मेरा दोस्त था, मैं एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी हूँ, क्या मैं जन्म लेने के लायक भी नहीं थी? फिर तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? क्या तुम सचमुच अपने आप को मेरी मदर कहती हो? स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है जहां पर वनवी अपने मन में कह रहा होता है, इतने ज्यादा संयोग की बात है
मैंने कभी इसके बारे में उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड के जाल में फंसने वाला व्यक्ति वह कही हंग होगी, लेकिन वह बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं दिख रही है कि आंखों ने अपना कंसंट्रेशन वह पूरी तरह से खो दिया है। इतने में दिखाया जाता है हेई हंग, जिसने कि वनवी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फेरी से दिखते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कमी नहीं कहीं कि वह कभी भी किसी के ऊपर अटैक कर देती है। इस पर कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि उसे ड्रग्स दिए गए हैं, इसकी वजह से वह शायद इल्यूजन के अंदर है। लेकिन इतने में वनवी हेई हंग के मुंह से सुनता है, फिर तुम्हारी जैसी एक प्रोस्टिट्यूट वह मेरी मदर कैसे हो सकती है। इसे सुनने के बाद वनवी वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। खाया जाता है हेई हंग को, जो कि कह रही होती है तुम चाहे जितना अपना मुंह चला सकते हो, मैं सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों से अपने आप को इसी तरह से मर जाने दूं। तुम हेल में जाकर इसे देख सकती हो। वो लड़की जिसे कि तुम मारने की कोशिश करती थी वह वो बन गई है जिसने कि कभी इस चीज का सपना देखा था। इतना कहते ही वनवी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वनवी अपने मन में कहने लगता है इसे देखते हुए इसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर वह मेरे अंदर क्या देख रही है, तो वह इसकी मदर होगी। मेरे पास उसे जगाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हमें दिखाया जाता है हेई हंग को, जो कि वनवी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। हेई हंग के अंदर हेई हंग अपनी मदर से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में दिखाया जाता है वनवी को, जो कि उसके अटैक से डॉज करके पीछे की तरफ आ गया होता है। हेई हंग फिर से वनवी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कहने लगती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसे देखते हुए कहने लगता है उसकी क्यूआई वह कुछ अजीब तरीका से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो मैं जल्दी यहाँ पर हार जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा, मैं इसे कैसे की पुरानी सेम सिचुएशन में वापस ला सकता हूँ। इतने में हेवन स्वॉर्ड वनवी से कहने लगता है वनवी यह एक खतरनाक तरीका है, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुम किस तरह से ब्लड डीमन स्वॉर्ड कंट्रोल से निकले थे। दूसरी तरफ से हेई हंग को दिखाया जाता है जिसने कि वनवी के ऊपर अटैक कर दिया था। उसके सभी अटैक को रोक रहा होता है। हेई हंग इसे देखते हुए कहने लगती है तुम सचमुच लास्ट तक इसी तरह से कोशिश करके मरना चाहती हो, तुम्हें जरूर अंत तक लेकर जाऊंगी। इतने में हेई हंग जैसे ही अपने सामने देखती है तो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वनवी ने यहाँ पर अपने सिल्वर थ्रेड्स का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसने हेई हंग को पूरी तरह से अपने सिल्वर थ्रेड्स के अंदर पकड़ लिया था। हेई हंग जो कि सामने की तरफ देख रही होती है, तुरंत ही अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रख देता है और एक जोरदार इलेक्ट्रिक करंट उसकी पूरी बॉडी को दे देता है। लिटिल फेरी से देखते हुए कहने लगती है थोड़ी सी शांत हो गई है। वनवी कहने लगता है कि मैंने क्रिस्टल प्रेशर पॉइंट का यूज करते हुए इसकी क्यूआई को हिट किया है। लिटिल फेरी से सुनते कहने लगती है लेकिन वह तो एक वाइटल पॉइंट है, अब तुम सचमुच एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारने की कोशिश कर रहे हो। वनवी पर कहने लगता है कि तुम इसे इस तरह से कह सकती हो कि मैंने अपनी क्यूआई को कंट्रोल किया था। में वनवी अपने सामने देखकर किसी चीज को काफी ज्यादा चौंक जाता है कि हेई हंग ने घूमकर वनवी को अपने नीचे दबा लिया होता है और वनवी की स्वॉर्ड को भी पकड़ लेती है। वनवी को स्वॉर्ड को सीधा ही वनवी के गले पर रख देती है। वनवी हेई हंग से कहने लगता है मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो क्या तुम्हारा यही तरीका है धन्यवाद करने का। में हेई हंग भी अपने होश में आ जाती है। वनवी की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुम तो सोहो वनवी हो, लेकिन आखिर तुमने ये किस तरह का बीज बनाया हुआ है। वनवी इस पर कहने लगता है मेरे पास इसके कुछ अपने कारण हैं। वे हेई हंग से अपनी स्वॉर्ड वापस मांगने लगता है। हेई हंग वनवी से कहती है आखिर तुम इस घटिया जगह पर क्या कर रहे हो, इसके अलावा तुम्हारे पास किस तरह की घटिया स्वॉर्ड है, यह भी तुम्हारे भेष बदलने का ही हिस्सा है। इस पर वनवी हमें जवाब देता है। हेई हंग से पूछने लगता है क्या तुम अब नॉर्मल हो गई हो। इस पर हेई हंग हमें जवाब देती है और कहने लगती है हाँ, पर थोड़ा सा मेरे सिर में अभी भी दर्द है, लेकिन अब क्या तुम मेरे हाथों को खोल सकते हो, या फिर क्या यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है कि अंदर तुम इंटरेस्ट रखते हो। ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खेल सकती हूँ। इस पर कहने लगता है कि यह मजाक करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हंग इस पर कहने लगती है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, यह सब कुछ तुम्हारी हेल्प करने के रिवॉर्ड के रूप में होगा। वनवी इस पर कहने लगता है कि यह सब सिर्फ महज एक संयोग था। हेई हंग इस पर कहने लगती है कोइंसिडेंट, लेकिन आखिर कैसे। वनवी हेई हंग को बताने लगता है कि वह भी डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड की वजह से इस जगह पर है। हेई हंग इस पर कहने लगती है और मैं खामखा अपनी नींदों को बढ़ा रही थी। वनवी से देखते हुए कहने लगता है मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रही है, क्या मुझे इसे उस जगह से निकालना ही नहीं चाहिए था। हेई हंग वह वनवी से कहने लगती है तुमने एक अच्छे मौके को खो दिया है। मैं पूछने लगता है कि किस तरह का मौका। हेई हंग कहने लगती है कि तुम एक कल्ट के सक्सेसर से यहीं पर छुटकारा पा सकते थे, तो फिर आखिर तुमने क्यों मुझे बचाया। लिटिल फेरी से सुनते ही वनवी से कहने लगती है मुझे लगता है कि इसके बारे में नहीं जानती कि तुम ब्लड डीमन हो। तो इस पर कहने लगता है हो सकता है कि ये बैकरियो नहा के कारण हो, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और इसके बाद वनवी बैक हेई हंग से कहने लगता है अभी हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें जेल से बाहर निकलने के लिए हेवनलेस ट्रू सेक्ट की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। अकेले जाने में सचमुच काफी ज्यादा खतरा था,
तो फिर हम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? से भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कही हम इसे सुनते ही बनवी से कहने लगती है, यह काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन तुम कुछ गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी भी अपना एनिमी नहीं समझा था। बनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, तो उसने अभी तक भी मेरे ऊपर से हार नहीं मानी है। यही हमसे कहने लगता है, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है, क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? उसके बाद सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है 3 लोगों को। उनमें से एक अपने मन में कह रहा होता है, जिस व्यक्ति ने यह कहा था कि वह सब कुछ संभाल लेगा, वह अभी तक भी वापस नहीं आया है, क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? यह होता है मुंह ह्यूक, जो कि कह रहा होता है, मैंने अपने मास्टर को गारंटी दी थी कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। में मुंह ह्यूक जैसे उस जगह पर आता है तो वहाँ पर उसका पहला साथी वह पड़ा हुआ था। शख्स उसे चेक करते हुए कहने लगता है कि यह भी जिंदा है। लगता है जैसे कि इसके वाइटल पॉइंट्स को हिट किया गया है। वो कुछ शख्स से कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इसे जल्दी जगाओ। वो कुछ शख्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि इसे जगाओ ताकि हम पता कर सके कि यहाँ पर क्या हुआ था। में सामने वाला शख्स कहने लगता है, यंग मास्टर वहाँ। मुंह हुई उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर अब क्या हुआ? मुंह हुई जैसे ही अपने सामने किसी चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। ह्यूक का ध्यान जाता है उस दरवाजे के ऊपर और कहने लगता है, ब्लैक आयरन स्टील का दरवाजा खुला हुआ है। वो ह्यूक तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए अपने मन में कहने लगता है, यहाँ पर अपने चारों के अलावा किसी और को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वे सब छिपने में इतने ज्यादा माहिर है या फिर वे पहले ही यहाँ से भाग चुके हैं? ह्यूक अपने साथी से कहने लगता है, जल्दी से इस सारी जगह को छान मारो। और हमें दिखाया जाता है वनवी के साथ ही हंग को, जो कि ऊपर सिल्वर थ्रेड्स का यूज करते हुए ऊपर लटके हुए थे। वो ह्यूक अपने लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत ना पड़े, जल्दी से सारे में ढूंढो। वो ह्यूक अपने माथे को पकड़ लेता है और कहने लगता है, अब मैं डांट खाने से नहीं बच पाऊंगा। में मुंह ह्यूक को पीछे से आवाज आती है, फिर तुम इस बारे में ज्यादा चिंतित क्यों हो रहे हो? वैसे भी तुम उसे अब दोबारा नहीं देख पाओगे। वो ह्यूक काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उन्वी के साथ ही हम दोनों ही उसके पीछे आ गए होते हैं। वो ह्यूक तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ता है और उन दोनों को देखते हुए कहने लगता है, आखिर तुम, लेकिन कैसे? वो ह्यूक के जितने भी साथी होते हैं वह भी तुरंत ही पीछे की तरफ देखने लगते हैं। यही हम वुनविक के इशारा करते हुए कहने लगती है कि वह तुम्हारा है, अब मुझे कुछ समय के लिए अपनी स्वॉर्ड उधार दे दो। यही हंग को देखते हुए कहने लगता है, यहाँ तक कि वह मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। भी तुरंत ही उसे स्वॉर्ड दे देता है। यही हंग कहने लगती है, बाकी सभी का ध्यान तुम खुद रख लेना। यह सभी लोग वनवी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और कहने लगते हैं, आखिर तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम सभी लोग यंग मास्टर की हेल्प करेंगे। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है वनवी उनके ऊपर भी अपनी सिल्वर थ्रेड्स का यूज कर देता है। साथ ही अपने मन में कहने लगता है, यहाँ पर जो कुछ भी होगा हम उसे छुपाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर मैं इन्हें जल्दबाजी में मार देता हूँ तो में दिखाया जाता है मुंह हुई को, जो कि हेई हांग को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि हेई हांग स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। हेई हांग का ऑरा वह पूरी तरह से चेंज हो गया होता है और कहने लगती है, याद करो उस बात को जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे आंख और जीभ दोनों को ही काट दूंगी।